रही है कोई एक बार? क्या कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है? इज माई वॉइस कमिंग? आ रही भैया, आ रही। ओके, सो लास्ट क्लास हमने स्ट्रिंग्स डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बेसिकली आपके पास पहले तो थोड़ी बहुत थ्योरी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जावा पढ़ रहे हो। स्पेसिफिकली अगर आप जावा के थ्रू डीएसए पढ़ रहे हो, या फिर आगे जाके आप जावा में ही काम करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी जावा में काम कर रहे हो स्प्रिंग बूट वगैरह टेक स्टैक पर, और आपको जो इंटरव्यूज देने हैं वो जावा में देने हैं, तो उस सेंस में जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था स्ट्रिंग के बारे में, इम्यूटेबिलिटी के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। हमने क्या क्या कल वाली क्लास में या लास्ट वाली क्लास में समझ लिया था। हमने स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर बेसिकली स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमने स्ट्रिंग्स बनाना पड़ा, कैरेक्टर एरे से काम क्यों नहीं चल गया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नल इनिशियलाइजेशन क्या होती है एक स्ट्रिंग की, क्योंकि एक स्ट्रिंग क्लास है तो क्लास में रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो स्टैक में बनेगा, जो राइट हैंड साइड में होगा वो हीप में पड़ेगा। बेसिकली ये सारी बातें हमने करी थी। क्लास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कैरेट, लेंथ, कंस्ट्रक्टर्स, और बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस, वैल्यू ऑफ, या फिर टू स्ट्रिंग, या फिर हैश कोड, और भी बहुत सारे तरह के फंक्शंस है। बेसिकली टू लोअर केस, टू अपर केस जैसे फंक्शंस भी थे। कंकैटेनेशन ऑपरेशन देखा था, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रिंग के केस में बहुत ही ज्यादा जाती है। रीजन क्या था? अब कोई बता सकता है? एक स्ट्रिंग में कंकैटेनेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम क्यों लेता है, लीनियर टाइम क्यों लेता है? एनीवन? चैट में लिख दो यार, कुछ तो पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। क्योंकि न्यू स्ट्रिंग बनता है। न्यू स्ट्रिंग क्यों बनता था जब भी हम कंकैटेनेशन करते थे? तो न्यू स्ट्रिंग क्यों बनता था? क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, बस इतना सही आंसर था। तो स्ट्रिंग पूल के बारे में हमने समझा था, या स्ट्रिंग इंटरनिंग के बारे में, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट में वो जो चेन ऑफ इन इवेंट्स है वो समझा देता हूँ। चेन ऑफ इवेंट्स क्या थे? हमने देखा कि अगर आप स्ट्रिंग में जिस तरीके से एरे बनाते हो, हर नई एरे के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें सारी वैल्यूज डलेंगी। वो अगर आप स्ट्रिंग में करने लग गए तो बहुत सारी मेमोरी वेस्टेज होगी। मान लो एक डिपार्टमेंट, आप सारे लोगों का डिपार्टमेंट स्टोर करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का, कि कोई सीओई में है, कोई आईटी में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंप्यूटर साइंस में होंगे, बहुत सारे आईटी में होंगे। हर एक के लिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा, वो नई स्ट्रिंग बनेगी, नई एरे बनेगी, तो बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्टेज होगी। उसको रोकने के लिए हमने इंटरनिंग समझी कि यार हम स्ट्रिंग्स को, जो भी यूनिक स्ट्रिंग्स है उतनी ही बनाएंगे, उतनी ही मेमोरी में रखेंगे। एक स्पेशल काइंड का एरिया होगा हीप में, जिसको हम पूल वाला एरिया बोलेंगे, स्ट्रिंग पूल वाला एरिया या स्ट्रिंग इंटर्न एरिया बोलेंगे, जहां पर यूनिक स्ट्रिंग्स जाएंगी, जिसमें सर्च करना बहुत ही आसान होगा। और जो भी दो स्ट्रिंग्स अगर डेटा सेम होगा तो वो दोनों स्ट्रिंग सेम ही स्ट्रिंग को पॉइंट करने वाली हैं, दोनों रेफरेंस वेरिएबल सेम ही स्ट्रिंग को, सेम ही ऑब्जेक्ट को, सेम ही स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो उससे होगा क्या, उससे एक दिक्कत आ सकती है। वो क्या है? वो है इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी कब आएगी? अगर एक स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू चेंज होता है तो वो दूसरे को भी दिखने लगेगा। अगर दो रेफरेंस वेरिएबल एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हो, उस स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज करोगे तो वो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। हालांकि ये इनकंसिस्टेंसी है। क्यों? दूसरी स्ट्रिंग में अगर वो चेंजेस नहीं दिखने चाहिए थे और वो दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज चाहिए थी वो हो नहीं रही, और जो चीज नहीं चाहिए थी वो हो रही है, तो इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया। अगर इम्यूटेबिलिटी नहीं है तो इंटरनिंग आई, इसकी वजह से अब एसेंशियली हमने इम्यूटेबिलिटी ले आए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग इंटरनिंग कर रहे हो तो आपको उस स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन इम्यूटेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं हो सकता। एक बार जो कंप्यूटर साइंस नाम का ऑब्जेक्ट बन गया वो उतना ही रहेगा, उसमें अब आप आईटी नहीं डाल सकते। अगर आपको किसी स्ट्रिंग लिटरल, बेसिकली किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में कंप्यूटर साइंस की जगह आईटी डालना है, तो फिर आपको वो अपडेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो नई स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगेगा। रेफरेंस वेरिएबल अपडेट हो पाएगा। रेफरेंस वेरिएबल म्यूटेबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते। जो हीप में बना है, जो लिटरल है, वो चेंज नहीं होएगा। हालांकि अब क्योंकि इम्यूटेबिलिटी आ गई तो इससे एक दिक्कत पैदा हो रही है।
किसी किसी सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो ऑब्वियसली आप मेमोरी वेस्टेज बचाना ही चाहोगे, तो इतना कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आप बार बार स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना हुआ, स्ट्रिंग्स को एक्चुअल में स्ट्रिंग्स को उसके किसी कैरेक्टर को अपडेट करना हुआ, तो वो चीज़ आप, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है तो कर ही नहीं पाओगे। और अगर करने जाओगे भी तो फिर आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा। तो स्पेस कम करने के चक्कर में एसेंशियली पूरी चेन ऑफ इवेंट्स के बाद फाइनली क्या मिला कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है अगर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर सिर्फ रीड करना है, एक बार बना ली स्ट्रिंग, उसको बस रीड करना है बार बार, तो ठीक है स्ट्रिंग। लेकिन जावा में अगर आपको ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जो कि बार बार आपको अपडेट करनी होंगी, किसी कैरेक्टर को अपडेट करना होगा, उसमें कंकैटिनेशन करना होगा, कुछ भी अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए स्ट्रिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके लिए कुछ और आपको चूज करना पड़ेगा, या तो मे बी आपको पहले जाना पड़ेगा पिछले वाले ऑप्शन पे जो कि था कैरेक्टर एरे। लेकिन कैरेक्टर एरे में दिक्कत क्या थी, कोई मेरे को अनम्यूट करके फटाफट बता सकता है, या फिर चैट में भी। हम कैरेक्टर एरे पर जाना क्यों प्रेफर नहीं करेंगे? ऑल दो कैरेक्टर एरे म्यूटेबल होती है, क्योंकि एरे में तो कोई भी इंटरनिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ना इम्यूटेबिलिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता। बट स्टिल हम स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे में जाने में क्यों हिचकिचाएंगे, या फिर क्यों हम वो प्रेफर नहीं करेंगे अगर हमें मॉडिफिकेशंस करनी होंगी तो? लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स को स्टोर करता है कैरेक्टर। नहीं, एक स्ट्रिंग मतलब इन ये भी फंक्शनैलिटी नहीं है उसके अंदर, मतलब बेसिकली लाइक लिमिटेड बोलना स्ट्रिंग का। चाहते हो आप शायद से फिक्स्ड साइज बोलना चाहते हो। एक कैरेक्टर एरे एक साइज की ही रहेगी, उसमें आप कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स रिमूव नहीं कर सकते, ये बोलना चाहते हो? जी जी। ठीक है। एक लिमिटेशन तो यही थी कि हमारी जो कैरेक्टर एरे होती थी वो फिक्स्ड साइज की होती थी, और दूसरा उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती ही नहीं थी। मतलब वहां पे आप कंकैटिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स्ड साइज है। वहां पे आप दो एरेस को कंपेयर, दो एरे में कुछ भी आप बेसिकली लोअर केस, अपर केस, हैश कोड, रिवर्स वगैरह कुछ भी लगाना चाहो, सब स्ट्रिंग निकालना चाहो, वो कैरेक्टर एरे पे करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ कैरेक्टर एरे जैसा चाहिए जो कि अपडेट हो पाए, जिसमें आप मॉडिफिकेशंस कर पाओ। मतलब इम्यूटेबल नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसी चीज, और वो स्ट्रिंग की तरह हो। मतलब स्ट्रिंग में जितनी भी फंक्शनैलिटीज है उतनी तो हो ही हो, जितने भी मेथड स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है उतने तो वो भी करे जो भी हम बनाने वाले हैं। साथ के साथ वो डायनेमिक भी हो, मतलब उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर पाए, कैरेक्टर्स को, या फिर कैरेक्टर्स को रिमूव भी कर पाए। तो उसका जो आंसर है वो क्या है, वो है स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर। दोनों ऑलमोस्ट हमारे लिए सिमिलर होंगे। मतलब अपार्ट फ्रॉम मल्टी थ्रेडिंग, अगर आप बात करोगे तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बिल्ड बफर एकदम डिट्टो हूबहू सेम दिखेगा आपको। बस क्लास का नाम चेंज है। क्लास क्या होती है? जो आप जैसे स्ट्रिंग लिखते हो, स्कैनर लिखते हो, सिस्टम लिखते हो, वो क्लास ही है एक तरह से। तो स्ट्रिंग बिल्डर भी या फिर स्ट्रिंग बफर भी क्लासेस हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव हैं स्ट्रिंग का। इन्हें कब यूज करना चाहिए? जब आप बेसिकली मॉडिफिकेशन चाहते हो बहुत सारी। अगर स्ट्रिंग्स में सिर्फ और सिर्फ रीड करना चाहते थे तो स्ट्रिंग्स ही बेटर थी। इफ ओनली, मतलब आप बोल सको रीड ओनली स्ट्रिंग्स बनाना चाहो, रीड ओनली कैरेक्टर्स बनाना चाहो, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कैरेक्टर्स हो लेकिन वो रीड ओनली हो, तो फिर आप स्ट्रिंग्स को यूज करो। लेकिन अगर आपको अपडेट वाले भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, रीड एंड अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डेटा को गेट तो करना ही करना है, सेट भी करना है साथ के साथ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग बिल्डर ही यूज करना पड़ेगा जावा में, क्योंकि कैरेक्टर एरे तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड ही नहीं करती और फिक्स साइज भी है। तो अब मेन समझते हैं आज की क्लास में कि स्ट्रिंग बिल्डर कैसे बनाते हैं, और जो भी थोड़े बहुत थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे, और पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चंस भी आज ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज मिल गई। भैया हाँ, डाउट था ये, स्ट्रिंग रिटर्निंग बाय नेचुरल जावा खुद करता है या हम फोर्स करते हैं पूल बनाने के लिए? अ, पहले ऑप्शन, मतलब दो नाम क्या बोले आपने, कौन कौन? ये रिटर्निंग जो होता है पूल जो बना के करते हैं, जो डेटा इंसर्ट करते हैं यूनिकली हम हीप के अंदर, वो बाय नेचुरल जावा खुद से करता है या हम खुद करते हैं बाय फोर्स? जावा ने बाय डिफॉल्ट तरीके से कर रखा है ये स्ट्रिंग रिटर्निंग। और कैसे पता लगा ये हमें? अगर मैंने, आपने क्लास ढंग से देखी हो तो मैंने एक बार आपको जावा की कोड खोल के दिखाया था, जावा JDK 8 का कोड। वहां पे स्ट्रिंग का कोड देख के खोल के दिखाया था, वहां पे एक नेटिव मेथड था, और वो नेटिव मेथड किस नाम का था? इंटर्न नाम का। मतलब वो उस मेथड की आपको बॉडी नहीं दिख पाएगी क्योंकि वो नेटिव मेथड है, मतलब एक ऐसा मेथड जो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है, मे बी C++ में या मे बी सी लैंग्वेज में। तो
उस इंटर्न नाम के मेथड की वजह से इंटर्निंग हो रही है, या फिर स्ट्रिंग पूल क्रिएट हुआ है, या फिर आप इम्यूटेबिलिटी ला पा रहे हो। तो जावा ने अपने कोड में लिख रखा है कि हमें इंटर्निंग करनी है स्ट्रिंग्स की, या फिर आगे जाके रैपर क्लासेस की भी। तो वो हम नहीं बोल रहे कि स्ट्रिंग्स में इंटर्निंग करो, जावा ने बाय डिफॉल्ट बोल रखा है कि अगर आप स्ट्रिंग बनाओगे तो वो इंटर्निंग होगी ही होगी। क्लियर है? यस। ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्ट्रिंग बिल्डर समझेंगे, डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड में फर्क समझेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में मैं आपको वो डिफरेंस नेट से देख के बता दूंगा, हालांकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो स्ट्रिंग बिल्डर में एक्स्ट्रा मेथड्स, हमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज जो मिलती हैं जो कि स्ट्रिंग में नहीं थी, वो समझेंगे। और रैपर क्लासेस में इम्यूटेबिलिटी कैसे आती है ये भी समझ रहे होंगे। सूरज जल्दी से पूछ लो जो भी पूछना है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो इम्यूटेबिलिटी का आपने कहा और इंटर्निंग का, तो उसमें मतलब हम कस्टम क्लास तो नहीं बना सकते, मतलब इम्यूटेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और कस्टमाइज ऑब्जेक्ट या क्लास बनाई तो उसका इंटर्निंग हम, अगर ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मतलब ये कर सकते हो कि जो अपडेट वाले फंक्शंस है वो प्रोवाइड ही ना करो, या फिर प्रोवाइड कर भी रहे हो तो वो प्राइवेट रखो, और वो सिर्फ आप मतलब जब नेसेसरी हो तो ही किसी और फंक्शन के थ्रू कॉल कर पाओ। तो ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर आपकी खुद की क्लास आप डिजाइन कर रहे हो तो आप उन फंक्शंस को पब्लिक ही मत करो जो कि अपडेट करने में हेल्प करते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो इम्यूटेबल ही काइंड का बन जाएगा। ठीक है। लेकिन आप जो जिस तरीके से स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, जिस लेवल की वो बेसिकली इंटर्निंग होती है, वो आप खुद के डेटा स्ट्रक्चर्स में या खुद की क्लासेस में प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नेटिव कोड में लिखा हुआ है, आपने तो लिखा ही नहीं, या फिर जावा में तो लिखा ही नहीं हुआ वो। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग में इम्यूटेबिलिटी आई क्यों थी? अभी जो चेन ऑफ इवेंट्स बताए थे उसमें सबसे पहला इवेंट क्या था कि किस वजह से हमें इम्यूटेबिलिटी फाइनली अचीव मतलब करनी पड़ी, या फिर जबरदस्ती करनी पड़ी, जो भी बोलना चाहो। मेमोरी वेस्टेज, हमारी बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो रही थी, उसको सेव करने के लिए हमने इंटर्निंग करी। इंटर्निंग की वजह से इनकंसिस्टेंसी आई, इनकंसिस्टेंसी की वजह से इम्यूटेबिलिटी लगानी ही पड़ी, और इम्यूटेबिलिटी लगाई तो फिर जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो गया कंकैटिनेशन वगैरह में। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स रोकने हैं, मतलब अगर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रोकना होता है, वो सबसे पहला वो जो दो न्यूक्लियस का टकराना है वो रोक दो। तो अगर मेरे को ये चेन ऑफ इवेंट्स रोकने हैं कि भाई स्ट्रिंग को इम्यूटेबल नहीं करना, यानी स्ट्रिंग बिल्डर अगर बनाना है, तो मैं वो मेमोरी वेस्टेज होएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो फिर मेरा स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग बिल्डर होगा वो इम्यूटेबल नहीं होगा, वो म्यूटेबल होगा। मतलब आप स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कोई भी इंटर्निंग नहीं कर रहे होगे, कोई भी इंटर्न पूल नाम का एरिया नहीं बनेगा, या फिर अगर वो इंटर्न पूल नाम का एरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो तो सिर्फ एक लॉजिकल पार्टीशन है, एक्चुअल में कोई अलग से एरिया नहीं होता। वो एरिया में आपके स्ट्रिंग बिल्डर्स नहीं बनने वाले। आपके जो स्ट्रिंग बिल्डर हैं वो अलग से हीप में ही, नॉर्मल हीप में ही बनने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, इंटर्निंग नहीं होने वाली स्ट्रिंग बिल्डर के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर इंटर्निंग नहीं होगी तो इम्यूटेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी एक तरह से कॉन्सिक्वेंस था, इम्प्लीकेशन थी किसकी? इंटर्निंग की। कि इंटर्निंग हो रही थी, दो स्ट्रिंग्स एक ही, दो रेफरेंस वेरिएबल एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे थे, उसकी वजह से हमें इम्यूटेबिलिटी लानी पड़ी कि वो दो रेफरेंस वेरिएबल उस स्ट्रिंग को चेंज ना कर पाए। तो अगर इंटर्निंग नहीं हो रही तो इम्यूटेबिलिटी नहीं चाहिए। मतलब अगर ये नहीं कह रहे हैं हम कि एक रेफरेंस वेरिएबल दूसरा रेफरेंस वेरिएबल सेम ही पॉइंट, सेम ही रेफरेंस को पॉइंट करेगा, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, अगर उसमें डेटा सेम है, अगर ये हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं R1 अपने अलग को पॉइंट करेगा, R2 अपने अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो मुझे इम्यूटेबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे समझते हैं? मान लो मैंने बोला सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर है, तो जैसे स्ट्रिंग बनाते हो वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है। हालांकि स्ट्रिंग बनाने के दो सिंटैक्सेस थे, कौन से दो सिंटैक्सेस है तो कोई बताएगा स्ट्रिंग बनाने के? एक स्ट्रिंग str इक्वल टू, बस वो जो स्ट्रिंग का जो नेम होगा, लाइक कुछ भी नेम होगा वो साइन कर देंगे। और एक स्ट्रिंग न्यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एक तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना, न्यू कीवर्ड के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना, और एक डायरेक्टली लिटरल के थ्रू इक्वेट कर देना। स्ट्रिंग बिल्डर में सिर्फ एक ही तरीका होगा, वो पहला वाला तरीका नहीं होगा कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग बिल्डर str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिख दो, वो नहीं होगा। आपको एक ही तरीका मिलेगा, वो क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर, लेट से पहला स्ट्रिंग बिल्डर का नाम है D1, डिपार्टमेंट 1, उसमें मैंने रखा CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। दूसरा स्ट्रिंग बिल्डर है जो कि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर 2, और ये वाला सिंटैक्स क्योंकि है ही नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा न्यू
स्ट्रिंग बिल्डर, सिर्फ यही सिंटैक्स होगा, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा सीएसई। अगर आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते तो वो एक खाली स्ट्रिंग बिल्डर बना देगा। अगर आप सीएसई प्रोवाइड करते हो तो उसमें वो 3 कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग बना देगा। इंटरनली स्ट्रिंग बिल्डर में भी स्ट्रिंग ही होगा, हालांकि मतलब वो वैसा ही कोड होगा, हालांकि वो इंटर्न नाम का मेथड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, और कुछ एक्स्ट्रा मेथडोलॉजीज होंगी, एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे, जैसे कि मे बी रिवर्स नाम का फंक्शन होगा, मे बी सेट वाला फंक्शन होगा, सेट कैरेट वाला, कुछ कुछ फंक्शन हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे। तो पहले मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ। अगर मैंने एक और स्ट्रिंग बिल्डर बनाया जिसमें मैंने अगेन सीएसई रखा, और मैंने एक तीसरा स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, इसमें भी मैंने लेट से तीसरा एक अलग स्ट्रिंग रख लिया, लेट से इसमें मैंने आईटी रख लिया, स्ट्रिंग बिल्डर d3 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे मैंने रख लिया आईटी। तो मेमोरी मैपिंग इन 3 लाइंस की कैसे हो रही होगी वो समझते हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि जगह हो पाए। ओके, सबसे पहले मेरे को बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे D1 D2 D3 बने हैं, ये कहाँ बने होते हैं? D1 D3 शीप। स्टैक में। और ये जो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट्स बने होंगे स्ट्रिंग बिल्डर के, मतलब एक्चुअल में ये जो सीएसई आईटी ये सब बना होगा, ये कहाँ बना होगा? हीप में। हीप में। क्या हीप में? ये इंटर्न नाम के एरिया, पूल नाम के एरिया में बने होंगे, या फिर नॉर्मल हीप वाले एरिया में बने होंगे? नॉर्मल हीप वाले। नॉर्मल, क्योंकि इंटर्निंग नहीं हो रही। सो अगर मैंने मान लो एक D1 नाम का वेरिएबल बनाया, अगर मान लो एक D1 नाम का वेरिएबल है, एक D2 नाम का वेरिएबल है, एक D3 नाम का वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल्स इनिशियली वैसे तो नल होते हैं अगर आप राइट हैंड साइड पे नहीं लिखते कुछ, लेकिन जैसे ही आपने लिखा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर सीएसई, तो एक सीएसई नाम का ऑब्जेक्ट बना, मतलब एक स्ट्रिंग बनी, काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग बिल्डर बना। D1 उस स्ट्रिंग बिल्डर को पॉइंट करने लगा, लेट से ये बना था 4000 पे। अब D2 क्या करेगा? D2 ने भी देखा सीएसई, लेकिन यहाँ पे इंटर्निंग नहीं हो रही, यहाँ पे D2 को फर्क ही नहीं पड़ता कि D1 में भी सीएसई पड़ा है, वो सर्चिंग करेगा ही नहीं, पूल में तो बना ही नहीं है ये। तो D2 अपनी खुद की एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें भी वो सीएसई डाल देगा। उसमें भी उसने क्या करा? इंटरनली सीएसई डाल दिया। ये किसी और लोकेशन पे बना है, ये लेट से 6000 पे बना है। D3 क्या करेगा? D3 भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसमें वो आईटी डाल देगा, इट विल स्टोर आईटी इन इट। इसमें उसने आईडी डाल दिया, और ये लोकेशन लेट से 8000 है। लोकेशन तो रैंडम हाइपोथेटिकल हमें मान रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, अलग अलग है, ये मानना है आपको, मतलब ये समझना है मेन। अब अगर D1 में मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ, मान लो मैं सीएसई को COE बनाना चाहूँ, मतलब मेरी पर्टिकुलरली जो DTO होता है, DTO में COE बोलते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, किसी किसी कॉलेज में CSE बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, किसी किसी में CS बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस सिर्फ। मतलब अगर मैं आप कुछ भी चेंज करना चाहूँ इसमें करूंगा तो क्या किसी और को फर्क पड़ेगा क्या? अगर एक 4000 वाले ऑब्जेक्ट में, D1 वाले ऑब्जेक्ट में अगर मैंने चेंज किया, तो क्या D2 को चेंज रिफ्लेक्ट होगा? नहीं। तो क्या नहीं। इनकंसिस्टेंसी आएगी? अगर इंटर्निंग नहीं हुई तो क्या इनकंसिस्टेंसी हुई? और अगर इनकंसिस्टेंसी ही नहीं हुई तो क्या इम्यूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। लेकिन नहीं। क्या कोई डिसएडवांटेज है स्ट्रिंग बिल्डर का? आप तो सोचोगे यार सब कुछ तो बढ़िया हो गया, इम्यूटेबिलिटी तो दिक्कत थी। इम्यूटेबिलिटी दिक्कत कब थी? जब हमारे पास टाइम बेसिकली अपडेट करने थे हमें, जब बहुत सारे अपडेट हो रहे थे। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर वो चीज तो सॉल्व कर देगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देगा अपडेट वगैरह की, लेकिन कहाँ पर वो चीज खराब हो जाएगी? लेकिन क्या खराब है इसमें? मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, एक चीज दो बार। ऑब्वियसली मेमोरी वेस्टेज होगी। जिस पॉइंट की वजह से हमने इम्यूटेबिलिटी लाई थी वो यहाँ पर है, मेमोरी वेस्टेज होगी। मतलब अगर दो स्ट्रिंग बिल्डर में सेम डेटा पड़ा है तब भी वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, मेमोरी वेस्टेज होने वाली है, इससे आप नहीं रोक सकते। हालांकि अगर आपको बार बार अपडेट्स करने हैं तो आपको स्ट्रिंग बिल्डर ही बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो देखनी है, मेमोरी थोड़ी ना देखनी है, सिर्फ ट्रेड ऑफ है। मेमोरी कम करनी है, स्पेस कम करना है, और टाइम भी कम करना है, लेकिन दोनों एक साथ कम नहीं हो सकते। या तो स्ट्रिंग बिल्डर बनाओ जिससे टाइम कम हो पाए अपडेट्स का, उससे मेमोरी थोड़ी वेस्टेज होगी अगर सेम स्ट्रिंग्स होंगी तो। अगर आपको स्पेस कम करना है तो स्ट्रिंग्स बनाओ, हालांकि उसमें अपडेट करने पर आपका मेमोरी तो सेव हो जाएगी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है अपडेट्स में। सो कुछ ना कुछ एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। सो अब जो फंक्शंस है एक एक करके वो समझते हैं। पहले इस कोड को हम अपने पर्टिकुलरली प्लेग्राउंड पर लिखते हैं।
मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ। अगर मान लो मेरे को इसको ओ बनाना हुआ तो सिर्फ इसी को ओ बनाना होगा, इसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो रहेंगे। अपडेट भी करना हुआ कुछ कंकैटिनेट, मान लो CSE प्लस AI, कोई स्पेशलाइजेशन मैं कर रहा हूँ AI में, तो वो इसी वाली स्ट्रिंग में मैं कर सकता हूँ। मेरे को एक नई स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सेम स्ट्रिंग में चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्ट्रिंग बिल्डर में एक तरह से। इज इट क्लियर? अपेंड करना होगा वो भी कर पाएंगे, बेसिकली अपेंड ही हो गया ये। ओके, तो लीड कोड पे चलते हैं, लीड कोड प्लेग्राउंड पे। और यार वो मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला, एक का डाउट रहता था वो वाला प्रिंट सब एरेज वाला, वो भी मेरे को टाइम देखने का मिला ही नहीं। मतलब आप पूछो उससे पहले ही मैं बोल देता हूँ उसमें भी। एक बार आप खुद से भी गो थ्रू करना, आपको कहीं आर्टिकल का लिंक मिलता है प्रॉपर ढंग का। ठीक है अर्जित। ठीक है, ओके। सो जो लिंक हमने लास्ट क्लास में यूज किया था उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में। अब हम स्ट्रिंग बिल्डर का सिंटैक्स सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा स्ट्रिंग के दूसरे वाले सिंटैक्स से, यानी ऑब्जेक्ट वाले सिंटैक्स से। स्ट्रिंग बिल्डर जिसमें स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, बिल्डर का B कैपिटल होगा। लेट्स से स्ट्रिंग बिल्डर का नाम str है, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, या फिर D1 D2 D3 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसमें मैं डाल देता हूँ CSE। अब मैं एक और स्ट्रिंग बिल्डर बनाता हूँ जिसको मैं लेट्स से डेटा भेज देता हूँ, जो कि आपका अगेन CSE। और तीसरा स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे जो कि है आपका IP। अब देखो, पता करना हो कि ये जो स्ट्रिंग बिल्डर बने हैं, मतलब ये जो स्ट्रिंग्स बनी है, ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ये अलग अलग जगह बने हैं, इसके लिए आप हैश कोड काइंड ऑफ यूज कर सकते हो। ऑल्दो हैश कोड आपको ये नहीं बताता कि एड्रेस क्या है, बट वो आइडिया दे देगा कि हाँ सेम है या अलग है। तो अगर मैं D1 का हैश कोड प्रिंट करूंगा, अगर मैं system.out.println D2 का हैश कोड प्रिंट करूंगा, अगर वो अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हैश कोड अलग आने चाहिए, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो सेम हैश कोड आने चाहिए। क्या लगता है, अलग आएंगे सेम आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? अलग आएंगे। जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वो अलग है, तो हैश कोड भी अलग आने चाहिए, तीनों के तीनों हैश कोड अलग आने चाहिए। एक बार देखते हैं, अगर मैं रन करूं तो आपका ये वाला 18 कुछ आ रहा है, इस वाले का 145 कुछ आ रहा है, इस वाले का 931 कुछ आ रहा है। अरे भाई, ये तो मेरे नंबर जैसा आ रहा है कुछ कुछ। तो ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, इससे ये पता चल रहा है। यही सेम काम अगर मैं स्ट्रिंग में करता तो स्ट्रिंग के लिए दिखा देता हूँ। मान लो स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू CSE, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू CSE, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू IT। और अगर मैं system.out.println सेम गोज विद स्ट्रिंग के लिए करता, इस चीज को कॉपी करते हैं, इंस्टेड ऑफ S1 S2 S3 या फिर D1 D2 D3 हम कर देते हैं S1 S2 S3। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, क्या S1 और S2 सेम ही ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे होंगे, सेम ही लिटरल को, या अलग अलग लिटरल्स को? डिफरेंट। स्ट्रिंग वाले केस में नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेम सेम। सेम, वो तो इंटर। हैश कोड भी सेम ही आना चाहिए। अगर हमारे वो सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हैश कोड भी सेम एक्सपेक्टेड है। तो एक बार देखते हैं, तुम्हारा ये भी अगर 67,000 आया तो ये भी 67,000 आया है। और देख रहे हो काइंड ऑफ हैश कोड में भी बहुत फर्क है, ये बहुत बड़े बड़े हैश कोड आए थे, मतलब ये हीप में कहीं दूर जाके होंगे, और ये जो है बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब ये एक पूल नाम का एरिया होगा जो स्पेशल एरिया होगा, जो शुरू शुरू में ही होगा शायद से, जिस वजह से हैश कोड भी छोटे आ रहे हैं। आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग, मतलब मेरे को आइडिया लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता पूल कहाँ पे होता है, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे काइंड ऑफ ये तो आइडिया लग रहा है ना कि थोड़ा एक स्पेशल एरिया होगा जहाँ पे पूल बन रहा होगा, क्योंकि ये थोड़े एड्रेसेस अलग आ रहे हैं, मतलब ये हैश कोड थोड़े अलग आ रहे हैं, ये वाले हैश कोड थोड़े अलग आए थे, हाँ या ना? थोड़ा तो डिफरेंस होगा नॉर्मल जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनते होंगे या फिर जहाँ पे पूल बन रहा होगा। ओके, सो अगर मैं एक स्ट्रिंग में चेंज करता था, अगर मान लो मैं S1 में मे बी अगर मैं S1 में COE डालूं और फिर अब मैं S1 का हैश कोड प्रिंट करूं और S2 का हैश कोड प्रिंट करूं, तो क्या होगा, क्या लग रहा है? S1 का हैश कोड चेंज होगा क्या अगर S1 में मैंने COE डाला है तो? S1 जो पहले CSE था उसमें मैंने अब COE डाल दिया, तो क्या उसका हैश कोड चेंज होने वाला है? लेकिन क्या चेंज उसमें हो। S2 का हैश कोड चेंज होगा? S1 में COE डाल देने से क्या S2 को फर्क पड़ेगा स्ट्रिंग के केस में? नहीं। नहीं। लेकिन वो किस वजह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका रेफरेंस चेंज हो रहा होगा, वो एक नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो S1 जो 67,000 हुआ करता था वो अब 66,000 कुछ हो गया,
लेकिन S2 जो 67,000 था वो अभी भी 67,000 ही है, मतलब S2 का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो S1 CSE को ना पॉइंट करके COE को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि S2 तो अभी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और S2 वाले में तो अभी भी CSE पड़ा होगा, S2 वाले ऑब्जेक्ट में अभी भी CSE पड़ा होना चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ, इससे ही आइडिया लग पा रहा है। या हालांकि ये पूल पूल में होगा ना? हाँ, ये पूल में हो रहा है स्ट्रिंग वाला काम, लेकिन यही सेम काम अगर मैं मान लो स्ट्रिंग बिल्डर में करता हूँ, मान लो मैंने D1 वाले स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया AI, मतलब CSE और AI, या फिर आप अपेंड की जगह, चलो अभी फंक्शन वैसे हमने देखे नहीं है, लेकिन अपेंड दिखा देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन, इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेट के लिए आपको अपेंड ऑपरेशन फंक्शन यूज करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड नाम का फंक्शन होगा, जो कि पीछे ऐड करने में, पीछे एक स्ट्रिंग को जोड़ने में काम आएगा। तो अगर मैं S1 वाली स्ट्रिंग में AI जोड़ता हूँ, तो क्या वो S1 वाली स्ट्रिंग, मतलब सॉरी D1 वाली स्ट्रिंग बिल्डर, क्या वो उसका हैश कोड चेंज होने वाला है, या फिर अभी भी वो सेम ही ऑब्जेक्ट होगा? अगर मान लो वो पहले 1828 कुछ था, तो क्या वो बाद में भी 1828 ही रहने वाला है, या फिर अपेंड कर रहे हो तो वो किसी और ऑब्जेक्ट पे जाके बनेगा, कहीं और जाकर? अभी भी वो सेम ही जगह बनने वाला है, उसी ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट में चेंज आने वाला है। अगर वो 18,000 कुछ था, तो अपेंड करने के बाद भी वो 18,000 ही कुछ ही रहा, मतलब 18 लाख, 18 करोड़, जो भी है इतना। हालांकि क्या इस D1 में चेंज होने से क्या D2 में चेंजेस आएंगे? अगर मैंने D1 में कुछ भी चेंज करा, इससे क्या D2 को फर्क पड़ने वाला है? नहीं यार, अगर D1 CSE AI बन चुका है, तो D2 अभी भी CSE है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी अगर D1 S1 में आपने CSE की जगह COE करा है, तो S2 जो है वो अभी भी CSE है। इसमें रीजन अलग है, इसमें रीजन है स्ट्रिंग को ही आपने दूसरा रेफरेंस वेरिएबल को ही दूसरी स्ट्रिंग को पॉइंट करने के लिए बोल दिया। यहाँ पे रीजन अलग है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स ही अलग है, शुरू से ही ऑब्जेक्ट्स अलग है, शुरू से ही ऑब्जेक्ट दोनों अलग है। यहाँ पर कुछ भी अपडेट कर रहे हो तो एक नई स्ट्रिंग बना रहा है, तो दोनों के रीजन अलग है कि किस वजह से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आ रहे। इज दिस रीजन क्लियर? क्या ये पॉइंट जो हमने अभी समझा है, क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये वाला कोड ले आता हूँ मैं। ये तो है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का कोड। स्ट्रिंग बफर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, कुछ चेंज नहीं होगा स्ट्रिंग बफर के लिए। और ये वाला कोड हमारा स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग का भी ले आता हूँ। मेमोरी मैपिंग करवाऊं, या फिर ये जो एड्रेसेस प्रिंट हुए हैं, या फिर ये जो हैश कोड्स प्रिंट हुए हैं, ये समझ आ गए बिना मेमोरी मैपिंग के? थोड़ा मेमोरी मैपिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर बोलोगे तो कर लेते हैं। समझ आ गया, ठीक है, ग्रेट इनफ। सो थोड़े अब और फंक्शन डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर वाली क्लास में। तो मैं सर्च करता हूँ, आपको भी इसी तरह से सर्चिंग करनी चाहिए। डेवलपर अच्छे तभी तभी बनोगे जब स्टैक ओवरफ्लो, GFG, इन सब लिंक्स पर एक एक क्लिक करके, या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टेक स्टैक में काम कर रहे हो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल खोल के देखोगे, तो ही डेवलपर बन पाओगे। सो स्ट्रिंग बिल्डर का मैंने जावा 8 का कोड बेसिकली खोल के देखा है, मतलब ये वाली वेबसाइट ओरेकल की वेबसाइट है, ओरेकल ओन करता है जावा को। तो यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, मतलब ऑफिशियली जिन्होंने जावा बनाई है, या फिर जिनके पास अभी जावा के राइट्स हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन, उनके डेवलपर्स ने ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी है। तो कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब आप एक इनिशियली स्ट्रिंग बिल्डर कैसे बना सकते हो, एक आप इनिशियली स्ट्रिंग बिल्डर बना सकते हो कुछ भी प्रोवाइड ना करते हुए। अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो एक खाली स्ट्रिंग, 0 लेंथ की स्ट्रिंग बना देगा, मतलब उसमें एक भी कैरेक्टर नहीं होगा। स्ट्रिंग बिल्डर में आप एक कैरेक्टर की सीक्वेंस प्रोवाइड कर सकते हो। आप आई डोंट नो कैरेक्टर की सीक्वेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, शायद से कैरेक्टर एरे के फॉर्म में प्रोवाइड करते होंगे मे बी। एक कैपेसिटी नाम की चीज होती है, जो कि बाद में पढ़ेंगे जब हम एरे लिस्ट को डिजाइन करेंगे, अभी के लिए ये वाला इग्नोर करो। और आप एक स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हमने करा। ये जो हमने स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर CSE डाला है, ये तो स्ट्रिंग ही है। क्या ये तो स्ट्रिंग लिटरल ही है? डबल कोट्स में जो भी होता है वो क्या वो स्ट्रिंग लिटरल होता है, हाँ या ना?
यस देखो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर स्ट्रिंग ही डाला है, अब वो अंदर जाके वो स्ट्रिंग बिल्डर बन गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया और फिर उस ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कर पा रहे हैं इंटरनिंग ना होने की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन हम भेजते तो स्ट्रिंग ही है। एनीवेज अब जो मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, आप अपेंड कर सकते हो, आप एक कैरेक्टर को अपेंड कर सकते हो एक स्ट्रिंग बिल्डर में, आप एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स को अपेंड कर सकते हो, मतलब एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग बिल्डर में पीछे कैरेक्टर्स को अपेंड करना हो एक से ज्यादा, या फिर आपको किसी इंटीजर, किसी लॉन्ग, किसी एक सिंगल इंटीग्रल वैल्यू को अपेंड करना हो, इवन आपको एक स्ट्रिंग को भी अपेंड करना हो, जो कि अभी हमने करी थी, एआई अपेंड किया था सीएससी के आगे। तो किसी भी तरह का अपेंड ऑपरेशन आप चला सकते हो। तो एक तो अपेंड ऑपरेशन मेन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका, जो आपको क्रड ऑपरेशंस मिलते हैं जैसे एयरलिस्ट में मिलते थे हमारे पास। किसी स्ट्रिंग बिल्डर में आप किसी भी कैरेक्टर को चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो एक बार मैं ये सारी चीजें कमेंट करता हूँ, और ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, अपनी D1 वाली स्ट्रिंग में अपेंड करा AI, उसी स्ट्रिंग में अगर मैं मान लो बोलता हूँ कि D1 में सेट कर दो सबसे पहले कैरेक्टर को या फिर दूसरे कैरेक्टर को S की जगह O, तो फिर आप क्या लिखो, सेट कैर एट, जैसे एयरलिस्ट में होता था एक सेट नाम का फंक्शन होता था, एक गेट नाम का फंक्शन होता था वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर में एक कैरेट नाम का फंक्शन है जो कि आपको कैरेक्टर लाकर देगा, और एक सेट कैरेट नाम का फंक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपडेट करवाने में हेल्प करेगा। तो लेट्स से मैं फर्स्ट इंडेक्स में एस की जगह ओ करना चाहता हूँ, COE करना चाहूँ, और अब अगर मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर को प्रिंट करूंगा system.out.println स्ट्रिंग बिल्डर, तो एसेंशियली CSE AI की जगह COE AI आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। तो COE AI आ रहा है, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी अपडेट करवा सकते हो, जो कि सिर्फ अभी तक आपको कैरेक्टर एरे में मिलता था, स्ट्रिंग में ये फंक्शनलिटी नहीं होती। आप स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपडेट करवाने का कोई सिंटैक्स ही नहीं है, कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, हालांकि वो स्ट्रिंग बिल्डर में अवेलेबल है, क्योंकि इम्यूटेबल नहीं है, यहाँ पर म्यूटेबल है स्ट्रिंग बिल्डर। और अपेंड हो गया, सेट कैरेट हो गया। सिमिलरली डिलीट कैरेक्टर भी हो सकता है, आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहो, लेट से मैं लास्ट इंडेक्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, D1.size-1 भेज सकता हूँ, जिससे लास्ट इंडेक्स जो है उस पर जो भी कैरेक्टर था वो रिमूव हो जाएगा। डिलीट कैरेट नहीं होगा फंक्शन का नाम, कैन नॉट फाइंड सिंबल साइज, साइज नहीं होगा, लेंथ होगा शायद से, ठीक है। तो आपका COE AI की जगह वो COE A बन गया, मतलब वो लास्ट इंडेक्स जो कैरेक्टर था N-1 इंडेक्स, वो रिमूव हो गया। थोड़ा इजी वाला लेना हो, अगर मान लो मैं 0th इंडेक्स रिमूव करता हूँ, तो वो COE AI की जगह OE AI बन जाना चाहिए। देखते हैं, तो वो OEI बन गया, मतलब 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर रिमूव हो गया। आप किसी भी इंडेक्स पे किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करना चाहो, किसी भी इंडेक्स पे अपडेट करना चाहो, ये क्या है, अपडेट ऑपरेशन, ये क्या है आपका रिमूव ऑपरेशन। और कौन सा होता था, एक हमने अपडेट देख लिया, या फिर कंकैटिनेट देख लिया, और कौन कौन से होते थे क्रड ऑपरेशंस में, कोई रह गया क्या? आगे सारे हो गए कवर। लेकिन मेरे को ये बता सकते हो, ये जो सेट कैर एट होगा ये कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, किसी कैरेक्टर को अपडेट करना स्ट्रिंग बिल्डर में? अगर स्ट्रिंग बिल्डर इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, तो अगर मैं एस की जगह ओ करना चाहूँ तो ये कितने टाइम में हो पाएगा, एक कैरेक्टर को अपडेट करना हो? नहीं, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर तो नहीं आएगा भाई। एक कैरेक्टर को अपडेट करना, सिंगल कैरेक्टर को अपडेट करना क्या कांस्टेंट टाइम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द इंडेक्स इज। किसी भी इंडेक्स पे कोई कैरेक्टर अपडेट करना हो एरे में, अगर आपको एरे में 0th इंडेक्स को 100 बनाना हो या फिर एरे में आखिरी इंडेक्स को 100 बनाना हो, क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या एरे के सबसे पहले इंडेक्स को अपडेट करना हो या सबसे आखिरी इंडेक्स में वैल्यू को अपडेट करना हो, डज इट मैटर? नहीं, अपडेट तो इररिस्पेक्टिव होता है, क्योंकि रैंडम इंडेक्सिंग होती है, रैंडम एक्सेस होता है, किसी भी इंडेक्स को आप कांस्टेंट टाइम में गेट कर सकते हो, तो वैसे ही किसी भी इंडेक्स को आप कांस्टेंट टाइम में सेट भी कर सकते हो। सो एक कैरेक्टर को अपडेट करना, एस की जगह ओ बनाना, सी की जगह ए बनाना, कुछ भी, वो आप कांस्टेंट टाइम में कर पाओगे। हालांकि रिमूव करना किसी कैरेक्टर को, ये हमारा डिपेंड करेगा कि कौन से कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हो। सबसे आगे रिमूव कर रहे हो, रिमूव फर्स्ट कैरेक्टर, तो फिर आपका लीनियर होगा क्योंकि आपकी शिफ्टिंग होगी। और अगर आप सबसे आखिरी वाले कैरेक्टर को रिमूव करोगे, जो कि आप बोल सकते हो D1 डॉट
लेंथ -1, तो फिर उस वाले केस में लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करना आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पीछे से रिमूव करने में बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कैरेक्टर्स को। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये वाला ऑपरेशन हमारा लीनियर होगा। अपेंड में कितना टाइम लगेगा? एक स्ट्रिंग बिल्डर, मान लो उसमें CSE पड़ा है, 3 कैरेक्टर्स हैं, उसमें मैं AI जोड़ना चाहता हूँ, 2 कैरेक्टर्स जोड़ना चाहता हूँ, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 लगेगी, 3 लगेगी, 2 लगेगी, या फिर कांस्टेंट मतलब 0 लगेगी, कांस्टेंट लगेगी। ऑप्शंस क्या है? अगर मान लो ऑलरेडी जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो N1 लेंथ थी, उसमें आप N2 लेंथ वाली स्ट्रिंग को अपेंड करना चाहते हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ N1 + N2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब बोलते तो हो आपके समझ आ गया अपेंड ऑपरेशन ये सब, लेकिन इसमें गलत करोगे। या ऑर्डर ऑफ N1 लगेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ N2 लगेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट लगेगा। अपेंड ऑपरेशन, एक स्ट्रिंग जो कि ऑलरेडी N1 लेंथ की थी, उसमें मैंने N2 लेंथ की स्ट्रिंग को अपेंड किया है, कंकैटिनेट किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही होगी? चैट में बताना है, एवरीवन पे मत लिखना, पर्सनल पे लिखना, स्ट्रिंग बिल्डर के केस में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब सारे लोगों ने सही आंसर किया है, कुछ कुछ गलत है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ N2। अब समझते हैं क्यों होगा ऑर्डर ऑफ N1 + N2, या फिर ऑर्डर ऑफ N1, या फिर ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट क्यों नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, मान लो एक स्ट्रिंग बिल्डर है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, इस वाली चीज को। मान लो एक स्ट्रिंग बिल्डर है, एक स्ट्रिंग बिल्डर है S1 नाम का या S नाम का, उसमें मैंने डाल रखा है अभी हाल फिलहाल इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर अर्जित। और मेमोरी मैपिंग की बात करें तो हमारा हीप में, सॉरी स्टैक में एक str नाम का वेरिएबल होगा, हीप में एक अर्चित नाम का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग बिल्डर का, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी होगी जो कि अर्चित नाम की होगी, या फिर जो भी पड़ी होगी अंदर, एक कैरेक्टर एरे भी हो सकती है मे बी। तो हमारा ये जो str नाम का रेफरेंस वेरिएबल है इस हीप वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता होगा। अब अगर मैं लिखता हूँ str.append, तो इस वाले केस में पहली बात N1 कितना हो गया? 6 हो गया, इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ str.append अग्रवाल, str.append अग्रवाल, मेरे को ये बताओ क्या एक नया ऑब्जेक्ट बनने वाला है या फिर उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस आने वाले हैं? क्या लगता है? नया ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बिल्डर में सेम ही ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे, जैसे एयरलिस्ट में होता है। एयरलिस्ट में आप हाँ। डायनेमिकली साइज इंक्रीज कर सकते हो, तो स्ट्रिंग बिल्डर में भी आप अरे डायनेमिक साइज इंक्रीज कर पाओगे। आप उसी स्ट्रिंग बिल्डर में चेंजेस कर पाओगे, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है ही नहीं, इम्यूटेबल है। एक स्ट्रिंग बिल्डर आप चेंज कर सकते हो, तो आप कंकैटिनेट करना चाहो, आप अपडेट करना चाहो, आप सेट करना चाहो, जो भी आप कर सकते थे एयरलिस्ट में, वही आप कर पाओगे स्ट्रिंग बिल्डर में भी। तो जैसे ही मैं str.append अग्रवाल लिखूंगा, तो N2 की लेंथ इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स की है, 4 और 4 8, हाँ। तो उसी स्ट्रिंग में जाकर पीछे जुड़ जाएगा हमारा अग्रवाल वाला ऑल द कैरेक्टर्स। और जो अर्जित वाले कैरेक्टर्स है वो तो जहां पर थे वहीं पर थे, 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे। हालांकि ये एक एक करके नए नए इंडेक्स पे गए हैं। पहले आपने A वाला कैरेक्टर ऐड किया होगा 7th इंडेक्स पे, फिर G, फिर A, फिर N, लाइक RWAL, ये सारे कैरेक्टर्स एक एक करके नए नए इंडेक्स पे आपने अपेंड किए होंगे। तो जितने कैरेक्टर्स अपेंड किए होंगे उतना टाइम लगेगा। तो अपेंड करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ N2 जाएगी, जो स्ट्रिंग को अपेंड कर रहे हो उतनी टाइम जाएगी। अब मैं आपसे बोलूं एक कैरेक्टर को अपेंड करना, उतने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं str.append आपसे बोलता हूँ str.append z, मान लो z लिखता हूँ, एक कैरेक्टर को अपेंड करने में इसमें कितना टाइम जाएगा? इसमें कांस्टेंट जाएगा।
इसमें आपका कांस्टेंट जाएगा। क्यों? एक कैरेक्टर को अपेंड करना तो बस पीछे एक नया इंडेक्स डालना और उसमें z को डाल देना। तो सिंगल कैरेक्टर को अपेंड करना कांस्टेंट होता है। हालांकि एक स्ट्रिंग को अपेंड करने में उतना टाइम लगेगा जितनी वो स्ट्रिंग की लेंथ है। हालांकि जितनी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें ऑलरेडी स्ट्रिंग बिल्डर में, वो वाली की लेंथ इंक्लूड नहीं होगी टाइम में। तो नई वाली स्ट्रिंग जितनी आप अपेंड कर रहे हो, जितनी आप जोड़ रहे हो, जितनी आप कंकैटिनेट कर रहे हो नई वाली, उसकी लेंथ आएगी टाइम। क्या ये सब रीजन सबको समझ आया है? वाई द टाइम इज नॉट order of n1, why it is not n1 plus n2, and why it is also not constant? ठीक है, तो अगर ये पॉइंट समझ आया है, इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ n2। अगर ये पॉइंट समझ आया है तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। आपको इस क्वेश्चन की या इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। कैरेक्टर है a से लेकर z। ये समझना है कि आपको लूप n बार चल रहा है। अज्यूम दिस लूप इज रनिंग फॉर 26 टाइम्स और n इज इक्वल टू 26। n इज इक्वल टू 26 ऐसा अज्यूम करो। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, d1 वाली स्ट्रिंग में अपेंड कर रहा हूँ ये कैरेक्टर ch। तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इस पूरे वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? लास्ट में पूरा स्ट्रिंग बिल्डर चलने के बाद, पूरा लूप चलने के बाद मैं स्ट्रिंग बिल्डर को प्रिंट कर देता हूँ। व्हाट डू यू थिंक विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एंटायर लूप in terms of n, where n is 26? अगेन बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग नहीं है। थोड़ा सोच के आंसर करना। स्ट्रिंग बिल्डर में इंटरनिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इम्यूटेबिलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जितने भी अपडेशन करते हो, जितने भी कंकैटिनेशन करते हो, सेम स्ट्रिंग बिल्डर में होते हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट में हो रहे होते हैं। एक कैरेक्टर को कंकैटिनेट करोगे कांस्टेंट टाइम, एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करोगे n लेंथ की तो n टाइम। ठीक है, तो अब समझते हैं। मान लो स्ट्रिंग बिल्डर शुरू में एम्प्टी था। मान लो मैंने इस वाले केस में स्ट्रिंग बिल्डर str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिख रखा है। पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, तो वो इनिशियली एम्प्टी होगा, खाली होगा, जीरो लेंथ होगी उसकी। अब एक एक करके मैं कैरेक्टर्स को अपेंड कर रहा हूँ। एक कैरेक्टर को अपेंड करना कांस्टेंट टाइम होता है, क्योंकि एक कैरेक्टर में तो एक ही लेंथ होती है। अगर n2 बोले तो n2 1 होगा, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, एक ही लेंथ है। और अगर n बार एक एक करके कैरेक्टर्स को अपेंड करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर है, नई स्ट्रिंग्स तो बन नहीं रही, नए ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहे, तो एक कैरेक्टर को अपेंड करना कांस्टेंट, n बार लूप चलना, n बार कांस्टेंट काम करना, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा टोटल, वेयर n इन दिस केस इज 26। अभी वाले केस में वो 26 है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, जितनी भी बार एक एक करके कैरेक्टर अपेंड करोगे, जितनी बार कर रहे हो उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, यानी लीनियर जाएगा लूप के टर्म्स में। अब वो कैसे जाएगा वो समझ लेते हैं। शुरू में हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर था वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग था, उसी में ही हमने पहले आके क्या करा, ए अपेंड करा, सेम ही में बी अपेंड कर दिया। मतलब उस स्ट्रिंग में जहाँ पे एक भी इंडेक्स नहीं था, वहीं पर जीरो जो है, जीरो इंडेक्स पे ए आके ऐड हो गया, फिर बी आकर फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो गया, फिर सी जो है वो आकर सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो गया, फिर सेम गोज विद जो डी वाला कैरेक्टर है उसी स्ट्रिंग में। इन कैरेक्टर्स को छेड़ना ही नहीं पड़ा, नई स्ट्रिंग बनानी नहीं पड़ी, ये सारे कैरेक्टर्स कॉपी करने ही नहीं पड़े। सेम ही स्ट्रिंग बिल्डर में, सेम ही ऑब्जेक्ट में डी आके पीछे लग गया। सेम गोज विद ई आया, उसी नए कैरेक्टर को हमने उसी सेम स्ट्रिंग में पीछे जोड़ दिया, एक नया इंडेक्स दे दिया। तो एक एक करके नए नए कैरेक्टर्स पीछे पीछे जुड़ते जा रहे हैं, सेम स्ट्रिंग में जुड़ते जा रहे हैं। स्ट्रिंग कभी भी अपडेट हो ही नहीं रही, एक ही ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हो रहा, डीप कॉपी हो ही नहीं रही, सेम ही रेफरेंस रह रहा है, तो फिर आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है सिंगल अपडेट करने का, सिंगल कैरेक्टर को कंकैटिनेट करने का। सो लीनियर टाइम कैसे आया ये समझ आ गया। स्ट्रिंग बिल्डर में ये काम लीनियर हो रहा है, यही काम स्ट्रिंग में करते थे तो n स्क्वायर जा रहा था, क्वाड्रेटिक जा रहा था, ड्यू टू द रीजन वहां पे इम्यूटेबिलिटी थी, तो बार बार नई स्ट्रिंग बनानी पड़ रही थी, नई स्ट्रिंग्स बनानी पड़ रही थी, तो कॉपी करना पड़ रहा था। कुछ कुछ याद आ रहा है? हमने कॉपी वाला सीन देखा था, दिखा देता हूँ। जब हमने स्ट्रिंग्स के बारे में समझा था कंकैटिनेशन, तो हमने देखा था कि बार बार एक कैरेक्टर को अपेंड करना सिर्फ उसी स्ट्रिंग में पीछे जोड़ देना नहीं होता स्ट्रिंग में,
वो एक नई स्ट्रिंग बनाता है जिसमें पिछले वाले सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करता है और फिर नया कैरेक्टर जोड़ता है, मतलब एक ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग बनाता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यूज केस असली में समझ आया कि स्ट्रिंग बिल्डर हमें कब यूज करना पड़ेगा, जब हमें बहुत सारे अपडेट्स लाने होंगे, बहुत सारे अपेंड फंक्शन यूज करने होंगे, तो प्रेफरेबली हमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना चाहिए। ठीक है, सो आई गेस ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया स्ट्रिंग बिल्डर का, इनबिल्ट फंक्शंस का। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जो कि है हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग बफर। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हमारे जितने लेवल पे अभी हम हैं उस लेवल पे तो कोई एज सच मेजर डिफरेंस आएगा नहीं। बस मैं नोट्स में डाल देता हूँ एज अ मैटर ऑफ टॉपिक कंप्लीशन, ताकि आपको लगे हाँ भाई हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो पा रहा है। मतलब कुछ कुछ मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड बातें हो रही हैं, मेन जो बातें हैं बस मैं डाल देता हूँ नोट्स में और रीड कर दूंगा। सही यार, चला गया। स्ट्रिंग बिल्डर हो या फिर कुछ कुछ जगह पर आपको स्ट्रिंग बफर दिखेगा, दोनों एक ही है हमारे लिए। बस फर्क क्या होता है, स्ट्रिंग बफर जो होता है वो सिंक्रोनाइज होता है, स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर एक से ज्यादा थ्रेड्स या आप बोल सको एक से ज्यादा अभी के लिए प्रोसेस मान लो एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें वो सेम ही स्ट्रिंग यूज हो रही है। अगर वो स्ट्रिंग बफर के थ्रू बना रखी है तो एक में अपडेट लाओगे तो दूसरा उस अपडेट के लिए रुकेगा, मतलब लॉक वगैरह मैकेनिज्म आएगा, लॉक्स का होगा। ये सब चीजें मैंने अपने एलएलडी वाली प्लेलिस्ट में बता रखी है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हो डेडलॉक कब आता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। जो एलएलडी वगैरह में इंटरेस्टेड हो, जो काइंड ऑफ लो लेवल डिजाइन या फिर मशीन कोडिंग राउंड वगैरह के लिए अपियर करना चाहे, उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बट बस याद रख लो स्ट्रिंग बफर क्या है, सिंक्रोनाइज होता है, मतलब यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होते हैं। और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, वहां पे कुछ भी ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता, यहाँ पर रेस कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर एक थ्रेड पर अगर अपडेट हो रहा है तो दूसरी थ्रेड में वही स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब आप बोल सकते हो कि वो अपडेट्स देखेगा तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो उस सेंस में स्ट्रिंग बफर जो है वो थोड़ा और बेटर हो जाता है स्ट्रिंग बिल्डर के कंपैरिजन में, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट यूज करना है। मतलब जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग में जाओगे, एक से ज्यादा थ्रेड्स पर काम करोगे, तो आप यूजुअली स्ट्रिंग बफर बनाओ। जब भी आप एक ही थ्रेड पे काम करना चाहो तो आप स्ट्रिंग बिल्डर बनाओ। हालांकि जब भी मल्टी थ्रेडिंग आती है, जब भी सिंक्रोनाइजेशन आती है, तो थोड़ा ना आपका सोल्यूशन स्लो हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि आपको लॉक्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल बहुत ही सिंपल था इसको समझाने के लिए, ऑल्दो ये जरूरी नहीं है बट इजीली समझ आ जाएगा। मान लो एक आपके पास वॉशरूम है, अब वॉशरूम में जाना है, तो क्या एक जना एक टाइम पे जा सकता है? अगर एक वॉशरूम है तो हाँ या ना, एक टाइम पर एक ही जना जा पाएगा? यस और नो? एक वॉशरूम यूज करने के लिए एक जना एंटर कर रहा है, तो क्या उसी टाइम पर दूसरा जना एंटर कर सकता है? वो एक रिसोर्स है वॉशरूम, उसको यूज करने के लिए नहीं भाई। एक जना जा रहा है तो फिर उसको क्या करना है, लॉक करना पड़ेगा ताकि दूसरा जना ना आ जाए, वरना लॉक नहीं करा तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो एक जना ने एंटर करा तो दूसरे जने को वेट करना पड़ा। वेट, जब ये लॉक खोलेगा तो ये सिग्नल भेजेगा कि यार अब लॉक, मतलब अब रूम अवेलेबल है, अब तुम यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। मान लो ये T1 था, मान लो ये T2 था, या फिर ये P1 पर्सन था, ये P2 पर्सन था। तो इसने लॉक एक्वायर करा, दूसरे वाले ने वेट करा, जैसे इसने लॉक रिलीज करा दूसरे वाले ने वो एक्वायर कर लिया। तो ये हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन, इसमें दो थ्रेड्स सिंक्रोनाइज है, दो पर्सन सिंक्रोनाइज है, एक टाइम पर एक ही रिसोर्स एक से ज्यादा पर्सन यूज नहीं कर रहे। तो क्या इसमें एक एक करके अगर काम होगा, सिंक्रोनाइज तरीके से काम होगा, तो थोड़ा स्लो काम होगा। यहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बोल लूँ, काइंड ऑफ करना तो नहीं चाहिए बट मान लो खुले खेत हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुले खेत में जिसको जो करना है कर लो। सो ऐसे केस में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, जितने मर्जी जने आ जाएं, अगर मेल है तो लाइन में लग जाएं। तो क्या यहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा, हाँ या ना? चैट में बताना यस और नो। अगर कुछ भी लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं बना रखा आपने, कुछ भी लॉक इंप्लीमेंट नहीं कर रखे, तो काम जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो काम मोर एफिशिएंट होगा। सिंपल सा यही कहना है इस लाइन का। तीसरा पॉइंट स्ट्रिंग बिफर जावा 1.0 में था, स्ट्रिंग बिल्डर
जावा 1.5 में था, ये फालतू बात है। बस इंपॉर्टेंट एक चीज है, स्ट्रिंग बफर तब बनाओ जब मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन करनी हो, स्ट्रिंग बिल्डर तब बनाओ जब सिंक्रोनाइजेशन ना करनी हो। तो अकॉर्डिंगली आपको दोनों में से एक बनाना चाहिए, बाकी सब सेम है, डिट्टो कॉपी है दोनों के दोनों। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग बफर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम यूजुअली स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे होंगे क्योंकि हम मल्टी थ्रेडिंग तो कर नहीं रहे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मल्टी थ्रेडिंग, तो हमारे लिए स्ट्रिंग बिल्डर ही काफी होगा। मैं वो LLD की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ, कोई मांग रहा है चैट में, हालांकि अभी आपके लिए वो प्राइवेट होगी, मतलब आपको वो विजिबल नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। भैया स्ट्रिंग बफर जो होगा उसमें क्या मतलब उसमें इंटर्न होगा या नहीं होगा, उसमें भी सब दोनों से नॉर्मल हीप में? जो स्ट्रिंग बिल्डर में होता है वही स्ट्रिंग बफर में होता है, बस सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब फंक्शन के आगे सिंक्रोनाइज एक कीवर्ड लिख रखा होगा। तो एग्जैक्टली डिटो कॉपी कोड है जो स्ट्रिंग बिल्डर का है, मतलब अगर ये इम्यूटेबल नहीं है तो ये भी इम्यूटेबल नहीं है। अगर यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज हो रही है तो यहाँ पर भी हो रही है, अगर यहाँ पर टाइम एफिशिएंट है तो यहाँ पर भी टाइम एफिशिएंट है, थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग है बस। ठीक। ठीक है, तो इन बेसिकली जिन जो भी लोग एनरोल्ड हैं, अगर कुछ है आप में से तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट एक है, अरे वाह मेरा स्टिकर वगैरह भी लगा रखे हैं, मजे आ गए। आप थोड़ा नीचे जाना और मल्टी थ्रेडिंग 1 से लेकर मल्टी थ्रेडिंग 5 एपिसोड 22 से लेकर एपिसोड 26 5 क्लासेस लिए हैं। इससे ज्यादा मल्टी थ्रेडिंग पढ़नी ही नहीं है, और जितनी मैंने पढ़ाई है वो सफिशिएंट होगी जावा के रिस्पेक्ट में भी, और इन जनरल ऊप्स में भी, सॉरी आप ओएस में भी पढ़ने जाओगे तो भी, मतलब इससे ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। तो जिनको ये विजिबल है, मतलब जिन्होंने एनरोल कर रखा है पिछले बैचेस में या फिर अलग से LLD में, उनको दिख जाएगा वो। एनीवेज वापस चलते हैं। तो हमारे पास अब मेन जो चीज बची है वो क्या बची है, एक छोटा सा ट्रिकियर पॉइंट बचा है, और वो क्या है हमारे पास, ऑपरेटर डबल इक्वल टू वर्सेस मेथड इक्वल्स। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, इन सबको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ओके, मान लो एक मैंने स्ट्रिंग बनाया S1, उसमें डाल दिया CSE। मान लो एक मैंने स्ट्रिंग S2 बनाया, उसमें डाल दिया CSE। अगर मान लो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ S1 डबल इक्वल टू S2, डबल इक्वल टू ऑपरेटर किस काम में आता था, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, अगर दो चीजें इक्वल होती थी तो ट्रू आता था, दो चीजें इक्वल नहीं होती थी तो फॉल्स आता था। तो मेरे को बताओ S1 डबल इक्वल टू S2 में इक्वल टू ऑपरेटर में क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए भाई, दोनों में CSE पड़ा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मान लो यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2 और S3 में भी कर देता हूँ, या फिर S1 और S3 में कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर CSE यहाँ पर CSE दोनों सेम है, तो S1 और S1 इक्वल टू S2 करेंगे तो ट्रू आएगा, S1 और S3 इक्वल करेंगे तो यहाँ पे CSE है, यहाँ पर IT यानी इक्वल है तो फॉल्स आना चाहिए। तो पहले का आउटपुट ट्रू, दूसरे का आउटपुट फॉल्स। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है डबल इक्वल टू ऑपरेटर की? डबल इक्वल टू ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग लिटरल, जो काम एक्सपेक्टेड था वही कर रहा है भाई, वो इस वाले केस में ट्रू दे रहा है, इस वाले केस में फॉल्स दे रहा है। अच्छा जी, अगर मैं बोलता हूँ एक स्ट्रिंग बिल्डर है, अब स्ट्रिंग बिल्डर पे नहीं जाते हुए तो पहले, अगर एक स्ट्रिंग है S4 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग CSE, string S5 is equal to new string CSE, string S6 is equal to new string IT। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S4 डबल इक्वल टू S5, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डबल इक्वल टू S4, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S4 डबल इक्वल टू S6, क्या लगता है तीनों में क्या क्या आउटपुट आना चाहिए? जिन्होंने पहले से पढ़ रखा वो मत बताना, जिनको ये पहले से पता है ये वाला कॉन्सेप्ट।
क्या लग रहा है? S4 में पड़ा है CSE, S5 में भी पड़ा है CSE, ट्रू आना चाहिए, आना तो ट्रू चाहिए। S1 में पड़ा है CSE, S4 में पड़ा है CSE, इसमें भी ट्रू आना चाहिए। S4 में CSE पड़ा है, S6 में IT पड़ा है, इसमें फॉल्स आना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? ट्रू ट्रू फॉल्स। एक बार इस वाले को कमेंट करते हैं और देखते हैं क्या ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है या नहीं। तो तीनों में फॉल्स आ रहा है। अब ये क्या हो गया, ये देखना पड़ेगा। तो तीनों में ही फॉल्स आ गया, तीनों में ही फॉल्स आउटपुट आ रहा है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपैरिजन करता है वो किस बेसिस पर कंपैरिजन करता है? वो कंपैरिजन करता है रेफरेंस के बेसिस पर, मतलब एड्रेस के बेसिस पर। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो हैश कोड के बेसिस पर, क्योंकि हमें रेफरेंस तो मिल ही नहीं सकते, हमें तो हैश कोड पता होता है अगर आप पता लगा भी सकते हो तो। लेकिन इंटरनली ये रेफरेंस के बेसिस पर ही कंपेयर करेगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स का सेम रेफरेंस है, मतलब वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू देगा। अगर रेफरेंस सेम तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर सेम बोलेगा, यानी ट्रू बोलेगा। और अगर रेफरेंस अलग, फिर भले ही उसमें डेटा सेम था, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट भले ही उसमें डेटा सेम हो, वो आउटपुट आपको फॉल्स देने वाले हैं। अगर रेफरेंस अलग तो आउटपुट फॉल्स आने वाले हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ। पहले वाले तीन में क्या हुआ, एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, एक S2 नाम का, एक S3 नाम का। हमने बोला क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं तो इंटर्न वाले एरिया में बनती है, इंटर्न वाले एरिया में बनती है। तो आपका जो लिटरल है एक पूल नाम के एरिया में बना, स्ट्रिंग इंटर्न, स्ट्रिंग पूल, जो भी बोलना चाहो, जो कि हीप का ही एक स्पेशल सेगमेंट होता है। सो आपने सबसे पहले एक CSE नाम की स्ट्रिंग बनाई सबसे पहली वाली लाइन की वजह से, जो कि लेट से 4000 पे बनी थी, और S1 जो है वो 4000 को पॉइंट कर रहा है। ओके जी। अब S2 क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है CSE, तो क्या S2 भी 4000 को ही पॉइंट कर रहा होगा, हाँ या ना? क्योंकि इंटर्निंग हो रही है, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है, इंटर्निंग है। S2 भी क्या 4000 को ही पॉइंट करेगा? ओके जी। तो S1 में अगर मैं दिखाऊं तो S1 में हाल फिलहाल 4000 पड़े हैं, S2 में भी 4000 पड़े हैं। हालांकि S3 में IT डलेगा, तो IT तो अभी तक है नहीं, तो IT एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें आपका पूल वाले एरिया के अंदर एक नया स्ट्रिंग IT नाम का बन जाएगा, जहां पर लेट से 6000 पे वो बना हुआ है। अब क्योंकि डबल इक्वल टू एड्रेसेस के बेसिस पे कंपेयर करता है, S1 में क्या एड्रेस पड़ा है 4000, S2 में क्या एड्रेस पड़ा है 4000। 4000 क्योंकि इक्वल है 4000 के, तो आंसर ट्रू आ गया। भाई ये भी 4000 है, ये भी 4000 है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो आंसर आएगा ट्रू। अंदर डेटा कंपेयर ही नहीं होगा। S1 में CSE लूप लगा के S2 पे CSE लूप लगा के नहीं होगा, सीधा उसने देखा S1 भी 4000, S2 भी 4000 है, सीधा ट्रू। S1 4000 था, S3 6000 था, क्योंकि 4000 और 6000 अलग है, तो आंसर आएगा फॉल्स सीधा ही। अंदर वो कंपेयर ही नहीं करेगा इसमें भी CSE है, इसमें भी CSE है या नहीं, एड्रेस अलग देके आउटपुट फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे तीनों में क्यों फॉल्स आ रहा है, ध्यान से सुनना। आप अगर स्ट्रिंग्स ऐसे बनाओ तो भी इम्यूटेबिलिटी होती है, अगर आप स्ट्रिंग्स ऐसे बनाओगे तो भी इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, आप स्ट्रिंग्स इस तरीके से बनाओ तो भी इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि इसमें एक चीज बेसिकली थोड़ी सी चेंज होगी, वो क्या है, यहाँ पर क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड लिखा है तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा। हालांकि इम्यूटेबिलिटी होगी लेकिन नया ऑब्जेक्ट होगा, मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इंटर्निंग नहीं होगी। इम्यूटेबिलिटी होगी लेकिन इंटर्निंग नहीं होगी, यहाँ पर दोनों होती है। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल से इक्वेट करोगे तो इंटर्निंग तो हो ही रही है क्योंकि पूल में बना है, और इंटर्निंग की वजह से ही इम्यूटेबिलिटी होती थी। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर इंटर्निंग नहीं हो रही, इधर ये जो स्ट्रिंग्स बनेगी ये हीप वाले एरिया में बनेगी, नॉर्मल एरिया में बनेगी। हालांकि इम्यूटेबिलिटी तब भी रहेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि हीप एरिया में बनेगी तो इम्यूटेबिलिटी नहीं होगी, इम्यूटेबिलिटी तब भी होगी, आप इन स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब ये वाली S4 ने क्या बोला होगा, S4 ने बोला होगा कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ CSE नाम की, ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने न्यू कीवर्ड लिखा है, मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई, और वो भी किस एरिया में, वो भी आपके हीप वाले एरिया में, नॉर्मल एरिया में, पूल वाले में नहीं। तो आपने एक नॉर्मल एरिया में CSE नाम की स्ट्रिंग बना दी, और ये लेट से 8000 पे बनी है। हालांकि ये इम्यूटेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें चेंजेस करोगे तो इसी स्ट्रिंग में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये CSE अलग है, ये CSE अलग है, इसमें चेंजेस करने अलाउड नहीं है।
चेंजेस करोगे तो नई स्ट्रिंग बनेगी, बस इतना सा है कि नई स्ट्रिंग बनेगी। रिक्वायरमेंट कुछ होती होगी वो पढ़ लेंगे, लेकिन इंटरनिंग नहीं होगी, इम्यूटेबिलिटी होगी। तो लेट्स से ये 8000 है, आपने S5 बनाई, उसमें भी CSE है, लेकिन न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया है तो नई स्ट्रिंग बनेगी। तो आपने एक और स्ट्रिंग बनाई जिसमें CSE ही पड़ा है, डेटा कुछ भी पढ़ा हो, वी डू नॉट केयर, क्योंकि न्यू कीवर्ड है तो आपने एक नई स्ट्रिंग बनाई है। ये मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती, अब बता रहे हैं क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है, अब हमें इंटरनिंग पता है, अब हमें इम्यूटेबिलिटी पता है। तो ये लेट से 10,000 पे बनी है, तो S5 में 10,000 पड़ा है। मेरे को कोई बता सकता है S6 की वजह से क्या नया ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर वो इसी 6,000 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, S6 वाला, S6 ये वाली लाइन, क्योंकि न्यू कीवर्ड का नया इस्तेमाल किया है, न्यू कीवर्ड, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा रटने के लिए। तो यहाँ पर भी नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। लेट से ये 12,000 पे बना है, तो आपका 12,000 पर एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें IT डल रखा है, तो S6 में IT डल है। अब क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कंपेयर करता है, वो लूप लगा के कंपेयर नहीं करता, वो डेटा के ऊपर कंपैरिजन नहीं करता। सो आपका अगर मैं बेसिकली कंपैरिजन लिखूं तो S4 में क्या है, S4 में हमारे पास अभी पड़ा हुआ है 8,000। S5 में क्या है, S5 में पड़ा हुआ है 10,000। 8,000 क्योंकि 10,000 के बराबर नहीं है तो आंसर फॉल्स आया है। भले ही 8,000 में भी CSE था, भले ही 10,000 में भी CSE था, वी डू नॉट केयर। डबल इक्वल टू ऑपरेटर को फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ एड्रेसेस कंपेयर करेगा और बता देगा कि दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं या नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हो रेफरेंस कंपेयर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कंपेयर नहीं हो रहे। डबल इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंसेस के ऊपर कंपेरिजन लगा रहा है। S1 और S4, S1 में 4,000 पड़ा है, S4 में 8,000 पड़ा है। हालांकि ये भी CSE है, ये भी CSE है, एक पूल में है दूसरा पूल में नहीं है, बट स्टिल दोनों क्योंकि अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग एड्रेसेस हैं, तब भी आंसर फॉल्स आया क्योंकि अलग एड्रेसेस हैं। सेम गोज विद S4 और S6। S4 आपका 8,000 है, S6 आपका 12,000 है, तो 8,000 और 12,000 इक्वल नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स आया है। तो इस वाले में डेटा सेम था और रेफरेंस भी सेम था, इसलिए ट्रू आया। इस वाले में ऑल द डेटा सेम था लेकिन रेफरेंस सेम नहीं था, तो आंसर फॉल्स आया, क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंसेस पे कंपैरिजन लगाएगा। और इस वाले सिंटैक्स में हमारे नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बट वो भी इम्यूटेबल ही होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेमोरी वेस्टेज हो रही है तो फिर इम्यूटेबिलिटी नहीं चाहिए। इम्यूटेबिलिटी होगी, स्ट्रिंग्स में होगी ही होगी, क्योंकि वहां पे इंटर्न नाम का मेथड आप बाय डिफॉल्ट लिखा ही होता है। आप इंटरनिंग को नहीं रोक सकते, सॉरी उसको इम्यूटेबिलिटी को नहीं रोक सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? अब अगर आपको एक्चुअल में डेटा पे कंपैरिजन करना हो, या पहले ये समझ लेते हैं फिर इसका कोई यूज है, सोच के देखो, इस वाले सिंटैक्स का कोई यूज होना चाहिए। स्ट्रिंग S4 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग CSE, अगर ये नए ऑब्जेक्ट बना रहा है लेकिन मेमोरी वेस्टेज कर रहा है, नए ऑब्जेक्ट बना रहा है तो, और इम्यूटेबिलिटी है तो टाइम भी वेस्टेज हो रही है, आप अपडेट कर नहीं सकते क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है। आप मेमोरी वेस्टेज कर रहे हो क्योंकि इंटरनिंग नहीं है, क्योंकि नई स्ट्रिंग्स बनेंगी तो मेमोरी वेस्टेज भी हो रही है। दोनों ही चीज घाटे में है, तो क्या इस चीज का कोई एडवांटेज होना भी चाहिए इस लाइन का, स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वाले सिंटैक्स का? कुछ भी एडवांटेज नहीं है भाई, इस वाली लाइन का कुछ भी एडवांटेज नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप ऑफिशियल डॉक्स खोल के देखना, ओरेकल की, जावा 8 कोड, JDK 8 कोड फॉर स्ट्रिंग्स, वहां पर जो ये कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड है उस कंस्ट्रक्टर के ऊपर पढ़ लेना, लिख रखा होगा कि ये वाला मेथड काइंड ऑफ डेप्रिकेटेड मेथड है। मतलब ये वाले तरीके से सिंटैक्स आप तभी बनाओ, एक ही सिनेरियो में बनाओ, जब भी आपको जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो वो नए ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो। whenever you need new objects, you need new objects। और ऐसे केस में न्यू ऑब्जेक्ट्स तो हमें क्यों ही चाहिए होंगे जब इम्यूटेबल है तो ये वाला मेथड उसमें लिख रखा है, यू शुड अवॉइड दिस मेथड इन ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियोज। किसी रेयर ही सिनेरियो में होगा जब ये वाला सिंटैक्स आपको यूज आएगा, जिसमें आपको इम्यूटेबिलिटी चाहिए होगी लेकिन इंटरनिंग नहीं चाहिए होगी। तो नीड न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन एवरी न्यू स्ट्रिंग, मतलब जितनी बार न्यू करके बनाओगे उतनी बार नए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, हालांकि इम्यूटेबिलिटी तब भी रहेगी। तो बहुत ही रेयर ही आपको ये वाला सिंटैक्स देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, ये अभी तक प्रोवाइड क्यों कर रखा है, क्योंकि जावा जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब होता है कि पुराने वाले कोड्स में
हो सकता है कि ये वाला सिंटैक्स ही पॉसिबल था, मतलब सिर्फ ये वाला सिंटैक्स होता था, ये भी होता था, ये भी होता था शायद। तो क्योंकि ये वाला सिंटैक्स था, तो आप ये वाले सिंटैक्स को हटा नहीं सकते, क्योंकि जावा बैकवर्ड कंपैटिबल है। मतलब एक कोड जो कि 10 साल पहले लिखा हुआ है अगर जावा में, वो आज भी चलेगा, क्योंकि जावा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करता है। इस वजह से जावा वाले इस कंस्ट्रक्टर को या फिर इस सिंटैक्स को हटा नहीं सकते। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के कारण, और एक बहुत ही रेयर यूज जिसमें आपको हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाने हो, उस यूज के कारण ये सिंटैक्स अभी भी प्रोवाइडेड है। हालांकि आपको यही यूज करना चाहिए जब भी आप स्ट्रिंग्स बना रहे हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। और एक चीज और, मतलब इसका रीजन वैसे मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। वो भी यही बता रहा था। अभी मैंने वीडियो पॉज कर रखी है क्योंकि मैंने और भी फालतू क्वेश्चन पूछ रखे हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, आई गेस दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि यार स्ट्रिंग हेलो और स्ट्रिंग न्यू हेलो में डिफरेंस क्या है। तो उसने बोला इस वाली लाइन में आपका स्ट्रिंग पूल में बना है, कांस्टेंट पूल में, और क्योंकि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बना है तो वो इम्यूटेबल है, कुछ कुछ ऐसे करके लिख रखा था। दूसरे वाले में क्या लिख रखा है इसने, क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड यूज करा है तो उसने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ कि भले ही वो सेम ऑब्जेक्ट इंटर्न पूल में था या नहीं। जैसे कि हमने ये सीएससी बनाया, इससे फर्क नहीं पड़ता ऑलरेडी सीएससी पूल में पड़ा हुआ था या नहीं पड़ा हुआ था, उसने नया सीएससी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ही बनाया है, न्यू कीवर्ड अगर आपने यूज करा है तो। हालांकि न्यू कीवर्ड यूज करा है इसका ये मतलब नहीं है कि इंटर्निंग नहीं हो रही है, इम्यूटेबिलिटी नहीं हो रही है, यहाँ पे भी इम्यूटेबिलिटी है। जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इम्यूटेबल होते हैं। फिर मैंने पूछा कि यार करना ही क्यों है, मतलब सेकंड मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा है तो मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही स्ट्रिंग दूसरे वाले सिंटैक्स में। तो फिर बहुत ही लिमिटेड सिनेरियोज हैं जहाँ पर आपको ये वाला सिंटैक्स यूज करना होगा। और वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स अगर आपको कंपेयर करने हो, और ऑब्जेक्ट्स आपको एक्चुअल में मतलब ये बोलने हो कि दो ऑब्जेक्ट्स अलग हों तो आंसर फॉल्स आए, तो आपको इस वाले तरीके से करना चाहिए। मतलब हर बार नया ऑब्जेक्ट बने, तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो एड्रेसेस अलग होंगे, तो जिस जब भी इससे कंपेयर करोगे तो वो आंसर फॉल्स देगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे कंपैरिजन करना हो एड्रेसेस के बेसिस पर, तो फिर आप इस वाले सिंटैक्स पे को यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा करेगा ही, हम करेंगे ही क्यों, रेयरली करेंगे। और जो तीसरा दूसरा रीजन जो अच्छा लगा मुझे या फिर जो थोड़ा बहुत समझ आया, तो वो क्या है, आप बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा आपके पास मतलब यूज होगा कि जब आपको स्ट्रिंग को कांस्टेंट पूल में नहीं बनाना होगा, आपको पूल वाले एरिया में नहीं बनाना होगा, और लेगेसी कोड को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी करने के लिए आपको ये वाला सिंटैक्स मिलता है। इतनी डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है चीजें, बट मतलब बता देता हूँ ताकि आगे जाके डाउट्स ना रहे। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? दो सिंटैक्सेस। तो फिर और कोई डबल इक्वल टू ऑपरेटर के अलावा भी कोई सिंटैक्स होना चाहिए जिससे हम डेटा के ऊपर कंपैरिजन कर पाए। ये तरीका तो क्या था, एड्रेसेस के ऊपर कंपैरिजन करने का, रेफरेंस के ऊपर। कोई तरीका होना चाहिए जिसमें हम डेटा के ऊपर भी कंपेयर कर पाए, और उस तरीके का नाम है, दो फंक्शंस है, एक तो कंपेयर नाम का फंक्शन है या फिर कंपेयर टू नाम का, और एक इक्वल्स नाम का फंक्शन है। कंपेयर या फिर कंपेयर टू मैं अभी नहीं जा रहा हूँ उस वाले सिंटैक्स पर, बट मैं अभी इक्वल्स वाला फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। यानी सेम ही चीज अगर मैं लिखता हूँ S1 डॉट इक्वल्स S2 में, तो इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। लेकिन ये जो कंपैरिजन करेगा, इक्वल्स फंक्शन जो कंपैरिजन करेगा, वो आपका सीधा सीधा डेटा के ऊपर कंपैरिजन करेगा। मतलब पहले वो एड्रेस चेक कर लेगा, अगर एड्रेस सेम है तो डेटा सेम होगा ही होगा। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ S1 भी 4000 है, S2 भी 4000 है, अगर एड्रेस ही सेम है तो क्या डेटा तो पक्का से पक्का सेम होने वाला है, दोनों में ही CSE होगा अगर एड्रेस ही सेम है तो अगर पहली बात तो एड्रेस सेम हो गई तो ऑब्जेक्ट तो पक्का सेम है। हालांकि इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, अगर एड्रेस अलग भी है ना, तब भी वो डेटा के ऊपर लूप लगा के ट्राई करेगा, क्या पता डेटा सेम है। तो जो कंपैरिजन होने वाला है वो डेटा के ऊपर होने वाला है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के ऊपर। तो अगर इक्वल्स फंक्शन की बात करें तो इस वाले केस में तो जो पहले ट्रू आ रहा था एड्रेस पर ही, वो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ट्रू आएगा ही आएगा, डेटा के ऊपर। जो सिर्फ 4000 पर ही ट्रू बोल रहा था वो तो अभी भी CSE पर ट्रू बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन ये बताना S1 डॉट इक्वल्स S3 क्या आएगा, S1 डॉट इक्वल्स S3,
S1 में पढ़ा है CSE, S3 में पढ़ा है IT, क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। तो देख लेते हैं पहले इतना आउटपुट। तो इसका ट्रू फॉल्स, फिर अगले वाले का भी ट्रू फॉल्स। मतलब इस वाले केस में तो ये सेम था। स्ट्रिंग बनाओगे लिटरल के थ्रू तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर या फिर इक्वल्स फंक्शन, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। हालांकि अगर आप स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के तरीके से बनाओगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर S4 डॉट इक्वल्स S5 करोगे, अब क्योंकि S4 आपका इस वाले केस में 8000 है, S1 आपका या फिर S5 10,000 है, आपने S4 और S5 में कंपैरिजन करा है, उसने पहले तो देखा एड्रेस बराबर नहीं है, कोई नहीं, अब डेटा कंपेयर करते हैं, CC बराबर SS बराबर EE बराबर, तो ऑब्जेक्ट बराबर हो गए, तो आउटपुट अब आपका ट्रू आना चाहिए। तो इस वाले केस में आपका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। सेम गोज विद अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ S1 डॉट इक्वल्स S4, S1 डॉट इक्वल्स S4, S1 में भी CSE पढ़ा है, वो लिटरल के थ्रू है, वो पूल में बना हुआ है। S4 में भी CSE पढ़ा है, वो हीप में बना हुआ है, नॉर्मल हीप में। हालांकि दोनों में CSE पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे बन रखा है, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स फंक्शन डेटा पे कंपेयर करेगा। S1 4000 है, S4 8000 है, दोनों में CSE पढ़ा है, आंसर आएगा ट्रू। लेकिन कोई मेरे को बता सकता है तीसरा वाला S4 और S6 में क्या आएगा? S4 इक्वल्स S6, S1 में S4 में पढ़ा है CSE, S6 में पढ़ा IT, क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। तो देख लेते हैं लास्ट वाले तीन का भी आउटपुट। तो ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है। तो आई होप सो कि जो ये इक्वल्स फंक्शन था दोनों केसेस में, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर, सॉरी स्ट्रिंग और दूसरे तरीके का स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट्स वाला स्ट्रिंग, दोनों वाले सिंटैक्सिस में समझ आया होगा, और किस तरह से डिफरेंट बिहेव करता है इक्वल्स फंक्शन वो भी समझ आया होगा। किसी को कुछ पूछना है इतने पार्ट में? इक्वल्स मतलब पूरे स्ट्रिंग पर लूप लगेगा, चेक करेंगे। हाँ शिवा बिल्कुल। हालांकि अगर रेफरेंसेस ही सेम है तो फिर वो लूप नहीं लगाएगा। जैसे कि हमने अगर S1 और S2 के ऊपर इक्वल्स फंक्शन लगाया तो उसने पहले ही 4000 देखकर वो पहले रिटर्न यस कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, वो डेटा के ऊपर लूप नहीं लगाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। बट S1 और S4 में चेक करोगे, कंपेयर करोगे, या फिर S4 और S6 S5 में, तो फिर वो लूप लगाएगा डेटा के ऊपर क्योंकि एड्रेसेस अलग है। अगर एड्रेसेस अलग है तो लूप लगेगा इक्वल्स फंक्शन में, अगर एड्रेसेस सेम है तो रिटर्न ट्रू। भैया हाँ वो आपने बोला था एक बार कि वो रैपर क्लासेस के थ्रू अगर आप एरे डिक्लेयर करो या स्ट्रिंग डिक्लेयर करो तो मेमोरी मैपिंग में क्या फर्क आएगा नॉर्मल मेमोरी मैपिंग और यूजिंग प्रिमिटिव क्लासेस में? रैपर क्लासेस अभी टॉपिक है ना, अभी लास्ट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रैपर क्लासेस ही है, डिस्कस करते हैं। बेसिकली दो चीजें रह गई, इनफैक्ट एक ही चीज रह गई शायद से, रैपर क्लास सिर्फ, बाकी तो पूरा हो चुका है। अभी डिस्कस करते हैं ये पॉइंट भी। ठीक है, एक तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, मेरे को ये बताओ वर्स्ट केस में डबल इक्वल टू ऑपरेटर की और इक्वल्स फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? चैट में एवरीवन पे मत लिखना, पर्सनल पे लिखना। गिवन दैट डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर रेफरेंसेस पे कंपेयर कर रहा है और इक्वल्स फंक्शन लूप लगा के डेटा के ऊपर कंपेयर कर रहा है, तो कितना कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों ऑपरेशंस का? स्ट्रिंग्स के लिए, सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए बात हो रही है अभी।
ठीक है शिवम, बाकी लोग? क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर मात्र रेफरेंसेस पे कंपेयर कर रहा है, वो लूप लगा ही नहीं रहा। उसने देखा 4000 ट्रू, उसने देखा 8000 10000 फॉल्स, उसने डेटा कंपेयर ही नहीं करा। तो अगर डेटा कंपेयर ही नहीं किया तो लूप लगाया नहीं, तो कांस्टेंट ऑपरेशन। एड्रेसेस कंपेयर करने हैं तो सिर्फ स्टैक स्टैक में देख लो जो एड्रेसेस पड़े हुए हैं रेफरेंस वेरिएबल में, तो कांस्टेंट ऑपरेशन है। हालांकि इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, बेस्ट केस में तो वो ऑब्वियसली सिर्फ रेफरेंस ही चेक करेगा अगर एक ही एड्रेस है तो। लेकिन वर्स्ट केस में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाता है, डेटा के ऊपर लूप लगाता है, सारे के सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, सी सी एस एस ई ई बराबर है, डेटा के ऊपर लूप लगाता है, तो जितने स्ट्रिंग की लेंथ होगी वर्स्ट केस में वो उतना टाइम जाएगा। तो इक्वल्स फंक्शन हमारा वर्स्ट केस में लीनियर जाएगा, और इक्वल्स ऑपरेटर यानी डबल इक्वल टू ऑपरेटर आपका कांस्टेंट जा रहा होगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क है ड्यू टू द वे इन विच दे कंपेयर। ठीक है, वैसे मेरे को कोई इक्वल्स फंक्शन की बॉडी लिख के दिखा सकता है, मतलब हम कैसे एक इक्वल्स फंक्शन खुद से लिख सकते हैं। एक मान लो मैं आपको फंक्शन बोल रहा हूँ जो कि बूलियन रिटर्न करता है, और वो इक्वल्स नाम का फंक्शन है जो कि दो चीजें ले रहा है, एक तो स्ट्रिंग s1 और एक स्ट्रिंग s2 एज अ पैरामीटर। तो हम स्ट्रिंग्स को सबसे मोस्ट आइडियल तरीके से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं या नहीं। पहले तो लेंथ कंपैरिजन कर लो, क्या लेंथ कंपेयर कर लेंगे, लेंथ बराबर आएगी तो स्ट्रिंग बराबर है। मान लो एक सी एस ई है अनुराग, और एक सी ओ ई है, तो क्या वो बराबर हो गए, दोनों की तीन तीन लेंथ है नहीं यार। वो ठीक है अगर लेंथ अनइक्वल हो गई तो रिटर्न फॉल्स, अगर दोनों की लेंथ अनइक्वल हो गई S1 की और S2 की तो रिटर्न फॉल्स। बट लेंथ से भी पहले क्या एड्रेसेस कंपेयर कर लेने चाहिए। S1 अगर इक्वल टू S2 है, अगर एड्रेसेस बराबर है तो रिटर्न ट्रू, हाँ या ना। क्या ये एड्रेसेस कंपेयर तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे, अगर एड्रेसेस सेम है तो मेहनत क्यों करनी, सीधा रिटर्न ट्रू। अब अगर एड्रेस सेम नहीं है तो अब आपको लूप लगाना चाहिए। तो अब आप बोल सकते हो जो अनुराग ने बोला, अगर लेंथ बराबर नहीं है, इफ S1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, एक में CSE पड़ा है एक में IT पड़ा है, एक 3 लेंथ का एक 2 लेंथ का है, तो क्या कभी भी दो स्ट्रिंग्स जो अलग अलग लेंथ की है वो कभी भी सेम हो सकती हैं क्या, जो डिफरेंट लेंथ की हो। अभी भी रिटर्न फॉल्स, मतलब अब रिटर्न फॉल्स, पिछले वाले में रिटर्न ट्रू था। तो ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन हो गया चेक करना कि स्ट्रिंग्स सेम लेंथ की है या नहीं। अब अगर वो सेम एड्रेस पर थी, रेफरेंस सेम है, अगर रेफरेंस सेम है तो रिटर्न ट्रू। अब अगर रेफरेंस डिफरेंट है तो हम इस वाले कोड पर आएंगे, और लेंथ सेम है तो इस वाले कोड पर आएंगे। सो अब हम लूप लगा सकते हैं फाइनली। अब हम बोलेंगे एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पर जाओ, तो इंडेक्स 0 से लेकर कितने पर भी जा सकते हो, S1 डॉट लेंथ S2 डॉट लेंथ दोनों बराबर ही हैं तो S1 डॉट लेंथ तक चले जाते हैं। कोई भी कैरेक्टर अनइक्वल आया तो रिटर्न फॉल्स करें, या फिर कोई भी कैरेक्टर इक्वल आ गया तो रिटर्न ट्रू करते हैं, क्या करना चाहिए। मतलब इफ कंडीशन कैसे लिखें कि S1 का कैरेक्टर और S2 का कैरेक्टर सेम है तो रिटर्न ट्रू, या फिर अनइक्वल है तो रिटर्न फॉल्स, किस तरह से लिखना चाहिए कोड। अनइक्वल है तो रिटर्न फॉल्स, एक भी कैरेक्टर S1 वाला और S2 वाला अगर बराबर नहीं आए तो रिटर्न फॉल्स। भाई दो स्ट्रिंग्स एक भी लेटर की वजह से अनइक्वल हो जाएंगी, एक COE और एक CSE, C और C बराबर है, E और E बराबर है, इसका ये मतलब नहीं है दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं। O और S बराबर नहीं हुए तो पूरी स्ट्रिंग्स बराबर नहीं हुई। एक COE स्मॉल में है, एक COE कैपिटल में है, दोनों अनइक्वल है। वाई, बिकॉज कैपिटल C और स्मॉल c अनइक्वल है। तो एक भी लेटर का चेंज पूरी स्ट्रिंग्स को अनइक्वल बना देगा, एक भी कैरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे चेंज। तो S1 डॉट कैरेट आई अगर S2 डॉट कैरेट आई के बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, किसी भी सिनेरियो में किसी भी एक इंडेक्स के लिए। हालांकि अगर ये पूरा लूप चला, सारे कैरेक्टर सेम थे, लेंथ सेम थी, तो आप बोल सकते हो अब रिटर्न ट्रू। और अब ये जो रिटर्न ट्रू हो रहा है ये आप फाइनली डेटा के ऊपर कंपैरिजन करके बोल रहे हो कि मैंने लूप लगाया, मैंने देखा सारे कैरेक्टर सेम है, तो अब हाँ रिटर्न ट्रू बोल सकते हैं फाइनली। सो हमने रेफरेंस पर पहले कंपेयर कर लिया, ताकि अगर एड्रेस ही सेम हो तो लूप लगाना ही क्यों, बेस्ट केस के लिए ऑप्टिमाइज कर देते हैं। बेस्ट केस ऑप्टिमाइज मतलब अगर एड्रेस सेम है
तो लूप नहीं लगेगा, हालांकि ऐसा बहुत कम होगा जब एड्रेसेस सेम होंगे। लेकिन अगर एड्रेस डिफरेंट होगा तो लूप लगा के हम डेटा के ऊपर कंपेयर कर पाएंगे। ये हमारा खुद का इक्वल्स फंक्शन है जो हमने खुद डिजाइन किया है। कुछ कुछ हद तक इंटरनली भी ऐसा ही हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? ओके, अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:30। सो अब लास्ट टॉपिक दैट इज रैपर क्लासेस, वो डिस्कस करते हैं। रैपर क्लासेस हमने थोड़ा बहुत समझ रखा है जब हमने एयरलिस्ट का सिंटैक्स समझा था। रिवाइज कर लेते हैं। हर एक प्रिमिटिव डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक रैपर क्लास भी होती है जो कि यही स्टैक और हीप वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। एक चीज रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, दूसरा चीज आपका ऑब्जेक्ट बनेगा जो हीप में जाएगा। जैसे कि इंट अगर सिर्फ स्टैक में बनता है क्योंकि वो प्रिमिटिव है, तो उसकी जगह इंटीजर रैपर क्लास होगी जिसमें एक रेफरेंस वेरिएबल होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। सिमिलरली कैर नाम की अगर एक प्रिमिटिव वेरिएबल होता है जो सिर्फ स्टैक में बनता है, तो आपका कैरेक्टर नाम का एक रैपर क्लास होगा जो कि रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में बन रहा होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हीप में बन रहा होगा। तो रैपर क्लासेस हमारे रेफरेंस वेरिएबल जो होंगे उन रैपर क्लासेस के बिल्कुल सेम एज स्ट्रिंग्स वो स्टैक में बनेंगे, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें एक्चुअल में वो डेटा स्टोर होगा वो हीप में बन रहे होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को बस याद दिलाना। अभी मेरे को ना स्वैप फंक्शन कॉल करना है स्ट्रिंग के ऊपर, वो समझेंगे। अभी लीव मत करना, इस क्वेश्चन में फंसोगे आधे लोग। स्वैप फंक्शन ऑन स्ट्रिंग, स्वैप फंक्शन ऑन इंटीजर, ये दो क्वेश्चंस। चलो ये पहले ही पूछ लेता हूँ या तो, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बन पाए इस टॉपिक में। मान लो एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, इसमें मैं दो स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ S1 और S2। मैं बोल रहा हूँ S1 में S2 डाल दो, और इनफैक्ट एक टेम्पररी नाम की स्ट्रिंग बना लेते हैं S3 इज इक्वल टू S1। S1 में S2 डाल दो, S2 में S3 डाल दो। और जो मेन फंक्शन था, मान लो वहाँ पे स्ट्रिंग S1 थी जहाँ पे CSE पड़ा था, S2 थी जहाँ पर IT पड़ा था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 स्पेस S2 करा। फिर आपने स्वैप फंक्शन को कॉल करा S1 और S2 पास करते हुए, और फिर वापस आते समय वापस से प्रिंट कर दिया। सो पहले तो इसका आउटपुट आपको सोच के बताना है, गिवन दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इम्यूटेबिलिटी वगैरह के पता हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। फिर मैं रैपर क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाऊंगा। शिवम ने आंसर तो किया है लेकिन मेरे को गलत लग रहा है यार शिवम, आपका तो शायद, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे तो गलत लग रहा है, बाकी देखते हैं। अभी तक तो शायद से सिर्फ मनीष का सही है, रुपेश आपका भी मेरे को गलत लग रहा है। आई गेस जितना मुझे आइडिया लग रहा है, देखने तो दोबारा। नहीं रुपेश शायद से आपका भी सही है।
डिस्कस करें फिर? दो मिनट और ले लो, चलो 2 मिनट और लो, फिर डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे आपकी सारी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, आपका पास बाय वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, आपका इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, आपका स्टैक हीप का कॉन्सेप्ट, सब कुछ। अनुराग भी सही है और शम्स भी सही है, लेकिन अनुराग सिर्फ उतना आंसर लिखना काफी नहीं होगा, ये तो बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। मतलब वो तो ठीक है, बट आउटपुट चैट में डालो, ट्राई करो। चलो डिस्कस करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन में एक s1 नाम की स्ट्रिंग बनाई, और मैंने बोल दिया कि भाई वो एक CSE नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, जो कि लेट से 4000 पे बनी है। फिर मैंने मेन फंक्शन में s2 नाम की स्ट्रिंग बनाई, जो कि ID को पॉइंट कर रही है, लेट से वो 6000 पे बनी है। और ये कौन से एरिया में बने हैं? क्या ये इंटर्न एरिया में बने हैं या फिर ये हीप में बने हैं? ये जो दो स्ट्रिंग्स बनी है, पूल वाले एरिया में बनी है ये दोनों स्ट्रिंग्स। अब मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 और S2। तो मेन फंक्शन के लिए S1 है CSE, मेन फंक्शन के लिए S2 है IT। तो यहाँ पर CSE आ गया, यहाँ पर हमारा IT आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं S1 और S2 के लिए। हालांकि जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू, तो S1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल नया बनेगा स्वैप नाम के फंक्शन के लिए। तो उसने अपना एक नया S1 नाम का वेरिएबल बनाया, उसने अपना एक नया S2 नाम का वेरिएबल बनाया। S1 में ये वाला S1 पास हो गया, पास बाय वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू अगर 4000 थी तो इस वाले S1 की भी वैल्यू 4000 है। इस S2 के लिए अगर इस S2 की वैल्यू 6000 थी तो इस S2 के लिए भी वैल्यू जो 6000 है। मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल के नाम चेंज भी कर सकते थे आप, XY भी ले सकते थे। तो ये X होता है, ये Y होता है उस केस में। हालांकि अभी नाम सेम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल भी सेम है। स्वैप के अपने लोकल वेरिएबल्स, मेन के अपने लोकल वेरिएबल्स, प्रिमिटिव वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल तो स्टैक में बनते हैं। अब मैंने प्रिंट किया S1 और S2, तो इसका S1 और S2 CSE और IT ही है, तो ये भी CSE और IT प्रिंट हुआ। एक तीसरी स्ट्रिंग बनाई S3 नाम की। हालांकि फटाफट बताओ, S3 इज इक्वल टू S1 लिख देने से क्या शैलो कॉपी हुआ है या डीप कॉपी हुआ है? स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू S1, इज इट शैलो कॉपी और इज इट डीप कॉपी? अगर न्यू कीवर्ड होता भी तब भी क्या शैलो कॉपी थी या डीप कॉपी थी? अगर मैं S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग S1 लिखता तो भी क्या शैलो कॉपी थी या डीप कॉपी थी? तब वैसे तो डीप कॉपी होती, लेकिन इम्यूटेबल होता वो। हालांकि वो डीप कॉपी होती, नई स्ट्रिंग बनती, नया ऑब्जेक्ट बनता, बट वो इम्यूटेबल होता तो लगता आपको कि सेम ही है, लेकिन वो नया ऑब्जेक्ट बन रहा होता। खैर अभी के लिए तो इस पॉइंट पर वापस आते हैं। तो ये शैलो कॉपी हुआ है, यानी S3 भी उसी S1 को पॉइंट कर रहा है जो कि 4000 है, तो S3 भी 4000 को ही पॉइंट कर रहा है। अब आपने बोला S1 में S2 डाल दो, तो कौन से S1 में S2 जाएगा, ये वाले में या ये वाले में? मतलब ये 4000 की जगह 6000 को पॉइंट करने लगेगा, या फिर ये वाला 4000 की जगह 6000 को पॉइंट करेगा, या फिर यहीं पर जाके IT आ जाएगा? क्या होने वाला है? ये इतने सारे पॉइंटर्स अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं यहाँ पे सिर्फ एड्रेसेस लिख देता हूँ। S1 में 4000 है, S2 में 6000 है, S3 में भी 4000 है। तो इस लाइन की वजह से S1 इज इक्वल टू S2 की वजह से इस वाले S2 में S1 में चेंज आएगा, या इस वाले S1 में चेंज आएगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएगा। तीन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, कहाँ पे चेंज आने वाला है? इस लाइन की वजह से।
व्हाट डू यू थिंक? पहले वाले ऑप्शन में भाई जो हमारे लोकल वेरिएबल है उसमें चेंज आएगा, वो 4000 की जगह 6000 बन गया, S1 की जगह S2 बन गया, S2 जो है S3 बन जाएगा, S2 6000 की जगह 4000 बन जाएगा। अब अब आप प्रिंट करोगे S1 और S2 को, तो S1 क्योंकि 6000 है यानी वो IT है, तो ये IT प्रिंट हो गया। S2 क्योंकि 4000 है तो फिर वो CSE है, तो वो CSE प्रिंट कर देगा। बट जैसे ही ये फंक्शन पॉप आउट होएगा, ये वाले सारे के सारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये जैसे ही सारे के सारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होए, जो कि रेफरेंस वेरिएबल या प्रिमिटिव वेरिएबल जो भी है फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हुए, मेन फंक्शन में आप वापस आए, मेन फंक्शन के लिए तो अभी भी S1 CSE है, अभी भी S2 IT है, तो ये अभी भी CSE ही है, ये अभी भी IT ही है, स्वैपिंग मेन फंक्शन के लिए हुई नहीं। क्या इसका ये रीजन था कि स्टैक में ही बने थे स्ट्रिंग्स? ये स्वैपिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्टैक में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर ये इसलिए स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग? रीजन क्या है स्वैपिंग ना होने का मेन फंक्शन के लिए? रीजन ये नहीं है कि स्ट्रिंग्स स्टैक में बनती है, रीजन ये है कि इम्यूटेबल है स्ट्रिंग्स, इसलिए स्वैपिंग नहीं दिख रही आपको, और वो हो भी रही है तो आपको मतलब दिख नहीं रही क्योंकि वो सिर्फ दूसरे फंक्शन के लिए हुई है। आपके लिए तो वो सेम की सेम ही है स्ट्रिंग्स, मतलब ये S1 और S2 आपके लिए तो वो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ चेंजेस आए नहीं। S1 में आपने S2 डाल दिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसमें IT चला गया, उसमें अभी भी CSE ही है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आए, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। क्लियर है ये पूरा डिस्कशन? पासिंग स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स में चेंजेस आना सिर्फ उसी फंक्शन में चेंजेस आने के बराबर है, क्योंकि स्ट्रिंग्स में चेंजेस आना यानी नई स्ट्रिंग्स बनना, और नई स्ट्रिंग्स बनेंगी तो दूसरे फंक्शन को तो वो नई स्ट्रिंग दिखेंगी नहीं। ओके, अच्छा अब छोटा सा क्वेश्चन, हो सकता है ये हमें लास्ट नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करना पड़े, बट स्टिल, इंटीजर A1 इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर A2 इज इक्वल्स टू 20, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 और A2 इंटीजर बिल्कुल आपका स्ट्रिंग की तरह ही है, मतलब एक A1 नाम का वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल आपकी स्टैक में, और एक 10 नाम का ऑब्जेक्ट आपकी हीप में, एक A2 नाम का वेरिएबल आपके स्टैक में, और एक 20 नाम का ऑब्जेक्ट आपकी हीप में। तो आपने A1 और A2 को प्रिंट किया तो 10 और 20 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्वैप में A1 और A2 भेजो, और सेम गोज विद जैसे आपने स्ट्रिंग के लिए किया था, वापस प्रिंट कर दो। तो अब इसमें आपको आउटपुट बताना है कि क्या लग रहा है। मैं फंक्शन फटाफट लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, जिसमें आपने दो इंटीजर्स पास किए A1 और A2, और इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रिंग की जगह इंटीजर बोल देते हैं, जहाँ पे भी S1 था वहाँ पे A1, जहाँ पे भी S2 था वहाँ पे A2, और S3 की जगह A3 कर देते हैं। इसका आउटपुट बताना है, क्या लगता है? गिवन दैट इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आप एक चीज स्टैक में बना रहे हो जो कि रेफरेंस वेरिएबल होता है, और एक चीज हीप में बना रहे हो जो कि आपका ऑब्जेक्ट होएगा उसका, तो क्या आउटपुट लग रहा है इसका? इंट यूज नहीं कर रहा, इंट सिर्फ स्टैक में बनता है। हमने पढ़ा था स्टैक के चेंजेस परसिस्ट नहीं करते, बट हीप के परसिस्ट करते हैं, यहाँ पे तो हीप में बनेगा ये, तो क्या ये परसिस्ट करेंगे चेंजेस? क्या स्वैपिंग मेन फंक्शन को दिखेगी? दिस इज द क्वेश्चन। इस लाइन का आउटपुट बताओ, बस इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन का आउटपुट क्या आएगा? क्या ये 10-20 आएगा या फिर ये 20-10 आएगा? टेन ट्वेंटी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। एक मेन फंक्शन था, फिर एक आपके पास लेट से दूसरा फंक्शन था जिसका नाम था स्वैप,
पहले आपके मेन फंक्शन में क्या हुआ, आपने एक a1 नाम का वेरिएबल बनाया जो कि रेफरेंस वेरिएबल है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह काम आएगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो कि हीप में बन रहा होगा 10 नाम का। ओके, एक a2 बनाया आपने जिसमें एक 20 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें एक इंटीजर होगा जो कि 20 डेटा होल्ड करता होगा। उस डेटा के अलावा और भी चीजें होंगी जैसे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, या फिर बहुत सारे फंक्शंस भी अवेलेबल होंगे। तो डेटा तो होगा ही होगा और फंक्शनलिटीज भी होंगी, इसलिए हीप में बना रहे हैं। और फिर अब आप जैसे a1 और a2 को प्रिंट करोगे तो 10 और 20 प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर स्वैप को कॉल करोगे तो ये डेटा a1 और a2, क्या आपका ये वाला a1 और a2 भी सेम ही a1 और a2 को पॉइंट कर रहे होंगे, मतलब ये वाला a1 भी इसी 10 को और ये वाला a2 भी इसी 20 को, हाँ या ना, क्योंकि पास बाय वैल्यू होता है। तो अगर वहां इस वाले a1 में अगर 4000 पड़ा है तो इसमें भी 4000 पड़ा होगा, अगर इस वाले a2 में 6000 पड़ा है तो इसमें भी 6000 पड़ा होगा, पास बाय वैल्यू हो रही है। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला a1 और a2 को प्रिंट करो, तो रेड वाला a1 रेड वाला a2 10 और 20 प्रिंट हुआ, तो इसने 10 इसने 20 प्रिंट करा। ओके जी, फिर आपने बोला इंटीजर a3 बनाओ, एक नया इंटीजर बनाओ जिसमें a1 डाल दो, तो आपने a1 डाल दिया। अभी के लिए इवन इफ अगर मैं लिखता कि न्यू इंटीजर a1 डालो, अभी के लिए मान लेते हैं कि एक नया इंटीजर भी बना होगा। लेट्स सपोज एक नया इंटीजर बना जिसमें 10 गए, लेट्स सपोज एक नया इंटीजर बना जिसमें आपका 10 डेटा गया, ठीक है। अगर मैंने न्यू इंटीजर करके लिखा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, न्यू इंटीजर ऑफ a1। फिर आपने लिखा a1 में a2 डाल दो, इस वाले a1 में ये वाला a2 चला गया, यानी ये इसको ना पॉइंट करते हुए इसको पॉइंट करने लग गया। a2 में a3 डाल दो, तो इस वाले a2 की जगह आपने इस वाले को पॉइंट करवा दिया। a1 और a2 को प्रिंट करवाओगे तो ये 10 और 20 प्रिंट कर देगा, सॉरी 20 और 10 प्रिंट कर देगा, स्वैपिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस फंक्शन में आप बेसिकली वापस से आओगे अपने मेन फंक्शन की तरफ, तो अब अगर आप a1 और a2 को प्रिंट करवाने जाओगे तो वापस से 10 और 20 ही मिलेंगे, क्योंकि स्वैपिंग तो सिर्फ इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में हुई थी, तो एक्चुअल में हीप में तो हुई नहीं, ऑब्जेक्ट में तो हुई नहीं। अब एक रीजन तो आप ये बोलोगे कि आपने इसमें डेटा में चेंजेस करे ही नहीं, डेटा में चेंजेस करते तो पता लगता है ना कि स्वैपिंग होगी या नहीं होगी। मान लो मैं एक फंक्शन छोटा सा और बनाता हूँ, पहले तो इतना तो समझ आ गया ना सब में कि आंसर क्या आएगा। आंसर आने वाला है 10 20 10 20 20 10 10 20, यस और नो, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस में ही चेंजेस हुए हैं जो स्वैप फंक्शन के रेफरेंस थे। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि कम लोगों को पता होता है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ एक इंटीजर है जो कि a1 है, इसमें 10 डाल रखा है, और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने ये इंटीजर पास किया, मान लो x नाम से, यहाँ पे ये मान लो a नाम से है। मैंने अपडेट फंक्शन कॉल किया जिसमें a पास कर दिया, इस अपडेट वाले ने क्या किया होगा, x की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, बहुत छोटा सा काम, x की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a मैं अपडेट के पहले करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a कॉल के बाद और कॉल के पहले, सेम गोज विद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, यहाँ पे अपडेट से पहले और अपडेट के बाद। अब बताओ क्या लगता है कि क्या आउटपुट आएगा, 4 नंबर्स आने चाहिए, क्या क्या आने वाले हैं। गिवन दैट एक इंटीजर हीप में बनता है, इंट स्टैक में बनता है लेकिन इंटीजर हीप में बनता है। ठीक है, सो कुछ लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने आंसर गलत किया है, देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर a नाम का वेरिएबल बना, तो वो मेन फंक्शन में था। मेन फंक्शन में हमने क्या करा, मेन फंक्शन में एक a नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हीप में एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से 4000 पे, जहाँ पे मैंने डेटा डाल रखा है 10। आपने a को प्रिंट करवाया तो 10 प्रिंट हो गया, और
फिर आपने अपडेट कॉल किया, ए को पास किया, वो ए एक्स बन के गया जो कि एक अपडेट वाले फंक्शन में गया। तो एक अपडेट नाम का फंक्शन है, तो इसमें आपने एक्स नाम का वेरिएबल बना रखा है जो कि उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि 4000 पे बना है, क्योंकि आपने पास बाय वैल्यू होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू। तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। लेकिन अब आप एक्स को प्रिंट करोगे तो वो भी 10 प्रिंट करेगा क्योंकि उसमें तो 10 ही पड़ा है। अब ध्यान से देखना है, एक्स प्लस प्लस कर रहे हैं, वो उसी एक्स पे जाके 11 करेगा या फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि रैपर क्लासेस भी इम्यूटेबल होती हैं या नहीं। अगर रैपर क्लासेस इम्यूटेबल नहीं होती, अगर रैपर क्लासेस स्ट्रिंग बिल्डर की तरह चलती, तो क्या वो इसी जगह पर जाके 11 करता? अगर रैपर क्लासेस स्ट्रिंग बिल्डर की तरह होती, इंटीजर स्ट्रिंग बिल्डर की तरह होता, तो ये एक्स यहाँ पर 11 कर देता। लेकिन यस जावा में रैपर क्लासेस होती हैं स्ट्रिंग्स की तरह, मतलब म्यूटेबल। रैपर क्लासेस आर म्यूटेबल इन जावा, रैपर क्लासेस आर म्यूटेबल इन जावा। तो अगर आप एक इंटीजर में चेंजेस करोगे, आप एक इंटीजर को बोलोगे कि भाई ये x को 10 की जगह 11 कर दे, प्लस प्लस कर दे, तो वो उसी जगह चेंज नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वहां पर उसने एक नई वैल्यू बनाई जो कि 10+1 थी यानी 11 थी, और वो डिफरेंट जगह होगी, वो 6000 होगी। हालांकि क्या ए वाले वेरिएबल को वो 6000 दिख रहा है, मतलब वो 11 दिख रहा है, या फिर उसको तो अभी भी वो 10 ही दिख रहा है? उसको तो अभी भी 10 दिख रहा है। तो अगर आप x को प्रिंट करोगे तो नो डाउट 11 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने वैल्यू को अपडेट कर दिया, 11 बना दिया है x के लिए। जो 4000 था वो अब 6000 हो चुका है जिसमें 11 पड़ा है। लेकिन वापस से आप मेन फंक्शन पे जाओगे, a को तो अभी भी 4000 ही दिख रहा है जो अभी भी 10 ही है। तो क्योंकि इम्यूटेबिलिटी थी ना कि म्यूटेबल, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी थी, इस वजह से रैपर क्लासेस में अगर कुछ चेंज करा किसी फंक्शन में, इवन दो ऑब्जेक्ट में भी चेंज करा, तब भी वो चेंज किसी और फंक्शन में नहीं दिखने वाला, क्योंकि रैपर क्लासेस भी इम्यूटेबल होती है बिल्कुल स्ट्रिंग्स की तरह। इसमें फंक्शन के नाम में थोड़े ढंग के करता हूँ, मतलब सही करता हूँ, और फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। S1, यहाँ पे S2 नहीं है, A2 है। तो 10 10 11 10, अभी भी आउटपुट आपका 10 10 11 10 ही आएगा, ड्यू टू रैपर क्लासेस बीइंग इम्यूटेबल इन जावा। क्लियर हुआ है ये पॉइंट सबको? ठीक है, तो ये वाले जो डिस्कशन थी ये पूरा कर देता हूँ मैं। अगर आप इंट की बात करो, कैर की बात करो, या फिर डबल की बात करो, वो डबल होता है विद डी कैपिटल। अगर आप लेट से फ्लोट की बात करो या बुलियन की, वो होएगा बुलियन विद बी कैपिटल। बाकी सारे डेटा टाइप्स में भी पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके हीप में बनेंगे, रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में होगा, ऑब्जेक्ट हीप में होगा, बट बिल्कुल आपको लगेगा वो इंटीजर की तरह ही है, इंट की तरह ही है, कैर की तरह ही है। क्यों? ये तो स्टैक में बनते हैं, इनमें चेंजेस क्यों नहीं परसिस्ट करते? क्योंकि स्टैक में बनते हैं। इनमें चेंजेस क्यों नहीं परसिस्ट करते? क्योंकि इम्यूटेबल है। दोनों का रीजन अलग है। एक इंटीजर जो कि किसी फंक्शन में चेंज करोगे, प्लस प्लस करोगे, तो वो मेन फंक्शन में नहीं दिखेगा चेंज, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी है। लेकिन एक इंट में किसी और फंक्शन में चेंज करोगे, वो मेन फंक्शन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किसी और फंक्शन का कोई और प्रिमिटिव वेरिएबल है। तो रीजन अलग है, यहाँ पर प्रिमिटिव रीजन है और यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी रीजन है। क्या ये बात सबको समझ आई है? ओके, सो आज की क्लास इतनी रखते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, जो भी थ्योरी पढ़नी थी अब वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये सारी थ्योरी पढ़नी हो खुद से, तो आप क्या करो, एरेज एंड स्ट्रिंग्स वाले मॉड्यूल में जाकर, एरे एंड स्ट्रिंग की थ्योरी में जाकर ये सारे आर्टिकल्स रीड कर सकते हो आप चाहो तो। जावा एरे, जावा 1D एरे, जावा यूटिलिटी क्लास एरे की, या स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, जावा की स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग पूल इन जावा, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, जावा वर्सेस C++ की स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, और स्ट्रिंग बफर वर्सेस बिल्डर, ये सारी चीजें रीड कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक रीड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। कैसे थी ये दोनों क्लासेस? क्या कुछ नया सीखने को मिला? यस, और कुछ कुछ ओवरलोड भी हो गया होगा तभी कुछ लोगों ने लीव भी किया है। तो
बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने भी मतलब एक बार में समझ लिया था ऐसा नहीं था, और एक बार में रट गया था ऐसा भी नहीं था। मतलब बार बार मेरे को देखना पड़ रहा था, मैं बार बार ये इक्वल्स डबल इक्वल टू के बीच में डिफरेंस भूल जाता था, या फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में जो एक्चुअल में लॉजिकल डिफरेंस आता वो भूल जाता था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ये इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर, इंटरनिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है। सो आज के जो भी क्वेश्चन थे, आज की जो भी हमने थ्योरी पढ़ी, वो सब रिवाइज करना और ट्राई करना कि नेक्स्ट क्लास जो होगी जिसमें हम स्ट्रिंग्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम्स जो होंगी, या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो इजीली समझ आ जाएंगी अगर ये थ्योरी आपको अच्छे से आती होगी। नहीं भी आती थ्योरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हम एज सच थ्योरी का ज़्यादा यूज नहीं करने वाले। बट आती होगी तो प्रॉब्लम्स की एप्लीकेशन ईजी हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग्स ही रहेगा और स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम्स होंगी। काफ़ी थ्योरी हो गई, अब प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। किसी को कुछ पूछना है या फिर एंड करें? Okay then. Bye bye everyone. Good night.